Very good evening. I welcome all of you, especially our former president of ICI, CA Amarjit Chopra ji, and council member CA Sanjeev Singhal ji. Today's webinar is on today in the new code of ethics, which is with effect from 1st July 2020. And I don't think there is any need to introduce or say something about Chopra ji, but still I remember something I will share with you. That this study circle we have started in 2004, and I used to call and request to Chopra ji to come our study circle and speak on various subjects, that is bank audit, Maukaro, Karo and accounting standard. I remember very well that whenever we keep the seminar on bank audit, Maukaro, Karo, there is a huge member gathering, but on accounting standard, few members join. So Chopra ji always say that there is a backbone, accounting standard is the backbone of the audit. So every member must attend. And I would like to say that all the accounting standards are beautifully drafted by Chopra ji sir. And some members say that कि हम इसलिए नहीं आते कि चोपड़ा जी हमको डरा देते हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं करोगे तो ये हो जाएगा। लेकिन आज मैं उसी चीज को देख रहा हूँ कि जिन्होंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई कर दिए वो तो दे आर हैप्पी, बट जिन्होंने नहीं किए, this way or that way, some disciplinary action has been taken against them and they are pending in the institute. I also would like to mention here that Chopra ji created so many benchmark in public and private life. I don't think in the coming days anybody can beat. And being having the office Chopra ji in Karol Bagh, I have always been blessing Chopra ji by this way or that way. Whenever I feel a problem, I rush to Chopra ji, and Chopra ji guide me very well. And this is, I would like to end my thing and request CA Sanjeev Singhal ji, our council member, to say or address our member and introduce our Chopra ji, former president ICI. Over to Singhal ji. Thank you very much, Rajesh bhai. Dhamija ji, my schoolmate, Rajiv Kohli ji, esteemed members, and above all, our mentor, our guru in the profession, and one person who always speaks for the profession, our honorable past president, Shri Amarjit Chopra ji. आज भी राजेश भाई कोई मैटर था, नफरा ने टेक्निकल एक कमेटी बनाई, तो सबसे पहले चोपड़ा जी का ही रिएक्शन आया। और चोपड़ा जी अपने प्रोफेशन में एक ऐसे आदमी हैं जो फोन उठा के किसी को भी बात करने में हिचकते नहीं है। मैंने कल चोपड़ा जी का इंटरव्यू M.K. अग्रवाल जी के यहाँ कुछ पार्ट में देखा मैंने, तो कुछ अनछुए पहलू पता चले। और उसके अलावा मेरा जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने सर को विज्ञान भवन में रीजनल काउंसिल सेमिनार में पहली बार सुना। तब सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 पे सेगमेंट रिपोर्टिंग पे बोल रहे थे। हमें हिम्मत आई कि हम भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे काम करना शुरू करें। बाद में जब मैंने एज अ प्रोफेसर फोर्स स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में ज्वाइन किया और मैंने एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का प्रोग्राम रखा, मैंने बड़े डरते डरते चोपड़ा सर को फोन किया। चोपड़ा सर बहुत बड़ी हस्ती हमेशा ही रही और उस टाइम तक और काफी बड़ी हस्ती थे, तो सर ने इमीडिएटली एक्सेप्ट कर लिया। पार्टिसिपेंट 8, अब मुझे लगे अब क्या करेंगे, पर सर आए और सर ने कहा डोंट वरी, जो आज आपको भी कहा राजेश भाई कि 30 में भी बोला है, मैं तो कहा मेरे 8 में भी बोला है। और सर ने बड़ा अच्छा सा जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे उस दिन सर ने रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स को एक्सप्लेन किया। ये 2002 की बात है। उसके बाद सर का इलेक्शन था, मैं वहां, मुझे पता चला, मैं पहुंच गया। किसी ने, मधुसूदन गोयल जी उसका उस टाइम संचालन कर रहे थे मंच का, तो उन्होंने कहा कोई बोलना चाहता है, तो मैंने कहा मैं बोलना चाहता हूँ। तब मैंने अपना इंसिडेंट्स नरेट किया और मैं कहा सर का आज तक कभी मेरे को कोई फोन आया नहीं, लेकिन मैं अब हमेशा के लिए उनके साथ हूँ। तो सर ने भी कहा यार मैंने तो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। मैं कहा सर लेकिन आपने हमारे लिए किया तो हमें तो लगा ये हमारी ड्यूटी है। और उसके बाद जब भी वीपी का इलेक्शन होता था, मैं किसी न किसी को फोन करके पूछता था चोपड़ा सर बने, चोपड़ा सर बने। और एक दिन पता चला कि हाँ चोपड़ा सर वीपी बन गए। मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने उस टाइम अतुल भाई
से फोन करके पूछा था, वो रीजनल काउंसिल में थे, उन्होंने कहा हाँ संजीव भाई चोपड़ा जी इलेक्शन जीत चुके हैं। तो इतनी खुशी हुई। और फिर सर के लिए जब फिर अगला इलेक्शन था, नेचुरली सर ने जो हिस्टोरिक विन जो की, और वो इसलिए की कि सर लोगों के दिलों में राज करते हैं। सर एक पास प्रेसिडेंट के हैसियत से नहीं, आप इन्हें कभी भी फोन कर लीजिए, आज भी इनका ट्रैक रिकॉर्ड 100% कॉल बैक का है। बल्कि मुझे भी इन्होंने और गिरीश आहूजा सर ने दोनों ने कहा है कॉल बैक जरूर आना चाहिए। कभी कभी एक दो मिस हो जाते हैं, लेकिन चोपड़ा सर से मिस नहीं होता। और मैं ये नहीं मानता कि इनसे ज्यादा कोई बिजी हो सकता है हर सेमिनार में, हर जगह। और आज गवर्नमेंट का कोई ऐसा पैनल नहीं है जहां सर के बिना कोई काम हो सके। चाहे कारो बनाना था तो सर चेयरमैन थे, नफरा में सर मेंबर, एमसीए के जो ऑडिटर पर पैनल बनाए हैं उसमें सर मेंबर हैं, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में रहे, और नकास के तो चेयरमैन रहे सर, और उन्हीं के अंडर में मैंने काम किया। और सर की जो एक चीज देखी है, चाहे वो जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड में थे या जब वाइस प्रेसिडेंट बने या प्रेसिडेंट बने, बड़ी शिद्दत के साथ काम करते हैं और बोल्ड स्टैंड लेते हैं। कहने से, सही बात को कहने से सर जो है कभी पीछे नहीं हटते। और मैंने देखा स्टडी सर्कल क्या, पर्सनल प्रोग्राम से लेके आईफैक्ट तक सर ने हर जगह झंडे गाड़े हुए। मेरी आईफैक्ट में किसी से बात हो रही थी, मैं किसी के बारे में बात की, उन्होंने कहा आपके यहाँ अमरजीत चोपड़ा जी भी तो है। मैंने कहा बिल्कुल है। तो मैं तो ये चाहूंगा कि अब अगला पद्मश्री, पद्म भूषण, भारत रत्न जो भी अगर चार्टेड अकाउंटेंसी फ्रेटर्निटी से मिले तो चोपड़ा सर और गिरीश आहूजा, बिल्कुल ये दो ऐसे स्टालवर्ट है हमारे प्रोफेशन के, जिस निस्वार्थ भाव से काम किया। और सर ने तो पब्लिक लाइफ में रह के, क्योंकि पब्लिक लाइफ में बोलना बड़ा मुश्किल होता है, एक स्टैंड लेना बड़ा मुश्किल होता है, नॉर्मली तो आसान होता है, लेकिन पब्लिक लाइफ में रह के बहुत मुश्किल होता है। तो वो जो सर ने किया है, आई थिंक वो प्रोफेशन की सेवा कोई कर नहीं सकता। हम तो सर को देख देख के बड़े हुए हैं और सर के आशीर्वाद से आज सेंट्रल काउंसिल में पहुंचे हैं और इनकी गाइडेंस में काम किया है, काम करते रहेंगे। और जब तक मतलब हमारे लिए जो भी पॉसिबल होगा काउंसिल में करना, हम कर भी रहे हैं। और ये भी एक कमिटमेंट को निभा रहे हैं कि स्मॉल एंड मिड साइज प्रैक्टिशनर के इंटरेस्ट का ध्यान रखना है। इसीलिए उनके लिए जो हो सकता है, मैं उस टाइम फर्म का नहीं देखता हूँ। मैंने बहुत ही कम मैटर्स में कोई ऐसा होगा, अदरवाइज एट लार्ज, पब्लिक एट लार्ज, मेंबर्स एट लार्ज के लिए मैं बोलता हूँ, चाहे वो थर्ड सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के सिंप्लीफिकेशन का काम हो, जो कि बड़ा मुश्किल एक डिसीजन था, लेकिन हमने कहा कि कुछ 10, 20, 30, 50 करोड़ तक की जो नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज हैं उनके लिए अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की कंप्लायंस को सिंप्लीफाई कर सकें, हमने वो भी काम शुरू किया। तो अपनी यही कोशिश रहेगी कि जो भी मेंबर्स की रिक्वेस्ट पे और चोपड़ा सर की गाइडेंस में और जो हमारे प्रोफेशन के जो रिस्पेक्टेड सीनियर्स हैं उनकी गाइडेंस में जो हो सकेगा मेंबर्स के लिए, वो हम आगे भी करते रहेंगे। अभी 1.5 साल हुआ है काउंसिल में, परफॉर्मेंस का रिपोर्ट कार्ड तो अगले साल मालूम हो जाएगा, आप सब लोग डिसाइड करोगे। लेकिन अभी भी जो 1.5 साल है, अगर मेरे को सस्टेनेबिलिटी का भी काम दिया है तो मैं आपको बताऊं, हम इसमें एक कोशिश कर रहे हैं आज बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्टिंग, जो कि 1000 कंपनीज के लिए मैंडेटरी है, उसका ऑडिट मैंडेटरी नहीं है। और कई लेवल पे बात हुई, गवर्नमेंट को अभी तक ये किसी पे फेथ नहीं आया कि इसको दें। तो हम कल हमारी बोर्ड की मीटिंग है सस्टेनेबिलिटी बोर्ड की, हम उसमें प्रपोज भी करेंगे 5 दिन का एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम करने की, BRR का, जिसमें उसके ऑडिट की भी एक चेकलिस्ट बनाएंगे और फिर गवर्नमेंट के पास भी जाएंगे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर द बेस्ट फिट टू डू द ऑडिट ऑफ बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्टिंग। तो अपनी तरफ से जो भी हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी उसके लिए काम करेंगे। और सर की गाइडेंस हमेशा मिलती रही है और मैं तो यही कहूंगा हमेशा मिलती रहे, और सर का आशीर्वाद और सर की ब्लेसिंग्स हमेशा मिलती रहे। तो राजेश भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मैं दिल की बात करना चाहता था। कल महेश जी के प्रोग्राम में मैं नहीं कर पाया क्योंकि इंस्टीट्यूट की दूसरी मीटिंग थी, तो आपने ये मौका दिया। सर के लिए जितना कुछ कहा जाए, मेरे तो जब फादर बीमार थे, मुझे मालूम है सर ने कितना इमोशनल सपोर्ट दिया। जब मेरे फादर नहीं रहे तब भी सर वहां पर डायरेक्ट पहुंचे। तो सर का मैं जो अफेक्शन सर के पेरेंट्स के लिए देखता हूँ, वो फेसबुक की पोस्ट में जो दिखता है या सर से जब बात होती है, वो वाकई सर को किसी भी लाइफ में देख लीजिए, पर्सनल लाइफ में, सोशल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, सर का कोई पैरेलल नहीं है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा आपने मौका दिया कि सर का इंट्रोडक्शन में दूं। मैं ज्यादा तो कुछ सर के बारे में और नहीं कह सकता हूँ, तो बस इतना ही कह के मैं आपसे कहूंगा आप आगे जो भी प्रोसीडिंग्स हो करिए राजेश भाई। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. Thank you very much, Singhal Saab. And I would like to add one more thing. Last year, we have also organized a
seminar on same subject, code of ethics, and I remember there was only a less than 20 members in seminar, and I was in a very pity position that our former president is here and less than 20 member here. I request sir कि मैंने कहा थोड़ा देर लेट कर लेता हूँ. उन्होंने कहा राजेश नहीं, you start. I will speak if a one member is ready to listen me. I will speak. और आज देखिएगा सर सेम सब्जेक्ट पर, क्योंकि इतनी अवेयरनेस बढ़ गई है कि स्कोर बोर्ड पर 207 है. तो विद दिस सर आई वंस अगेन वेलकम सर एंड ओवर टू यू सर. Thank you, Rajesh bhai, and thank you, Sanjeev ji. I don't know what to say about whatever has been said, but I can say that I have been very lucky to get the love and affection of the membership at large, and I can only pray to the Almighty that I continue to get it in the years to come. लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, and I think I am blessed with that. और 1985 से मतलब कि आज 35 साल हो गए इस बात को, 35 से अभी तक खूब प्यार मिला. और जो संजीव जी ने कहा कि मैं हर बार पूछता था कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन का क्या हुआ, बने या नहीं बने, तो उनको कई बार डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगी. 5 बार उनको डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगी बिफोर ही कुड गेट द गुड न्यूज़ फॉर दैट मैटर. पर मैं ये समझता हूँ भगवान ने जब दिया तब दिया, और जो दिया अच्छा दिया. मेरे ख्याल में समय भी भगवान चुनता है, और अपॉर्चुनिटीज जो भी मिलती हैं उसी की दुआ से मिलती हैं. एनीवे, आपने ये कहा शुरू में कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से डर लगता. मेरे ख्याल में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से नहीं, लोगों को ऑडिटिंग स्टैंडर्ड से डर लगता. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से कोई नहीं घबराता. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो पढ़ने पड़ते हैं. जी सर राइट. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो पढ़ते ही हैं. हाँ, मैं डराता हूँ या ये कह दीजिए कि अटेंशन ड्रॉ करता हूँ कि भाई इसको कर लें, नहीं तो ये कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं. और इसमें कोई शक नहीं कि मैं आई से इट फ्रॉम द कोर ऑफ माय हार्ट कि भाई ये नहीं करोगे तो ये होगा, और ये होना लाजमी है. आज नहीं होगा तो कल होगा, होगा जरूर. देखिए, मैं ब्रांच ऑडिट के बारे में मुझे नहीं पता कितने सालों से कह रहा हूँ कि ये ब्रांच ऑडिट नहीं रहेगा. सबको मालूम है. जिस भी आपने ब्रांच ऑडिट सेमिनार में बुलाया, मैंने ये कहा कि इसके ऊपर रिलायंस मत रखिए. जी सर. आज आपको खबर मिल गई कि 5 बैंक जो हैं वो और प्राइवेटाइज होने वाले हैं. 5 बैंक रह जाएंगे. तो अगर आपको मैक्सिमम ब्रांचेस मिलेंगी भी तो सिर्फ 5 बैंक्स की मिलेंगी जो आपको 28 बैंक्स की मिला करती थी. और ये 20 करोड़ की लिमिट एडवांसेस की 20 करोड़ रहेगी या नहीं रहेगी, मुझे अपने आप में डाउट है. ये बढ़ के कहीं और चली जाएगी लिमिट. तो कई चीजें कड़वी लगती हैं किसी वक्त, परंतु बात सच्ची होती है. और उसी तरीके से मैं कोड ऑफ एथिक्स की बात कर सकता हूँ कि या तो हम खुद फॉलो करें या कोई फॉलो करवाएगा. और जब कोई दूसरा फॉलो करवाता है तो वो एक पेनफुल प्रोसेस है. वो मतलब वो ज्यादा दुखदाई चीज है. तो अच्छा ये है कि हम खुद उसको फॉलो करें. बेसिकली बात न्यू कोड ऑफ एथिक्स की है, पर मैं उससे पहले ये बोलना चाहूंगा कि व्हाट इज कोड ऑफ एथिक्स, चाहिए क्यों, व्हाट इज द एथिकल बिहेवियर फॉर दैट मैटर. देखिए, एथिक्स कभी भी आप लॉ नहीं हो सकता. एथिक्स को अगर आप लॉ बना देंगे तो एथिक्स रहेंगे नहीं. एथिक्स तो एक कंडक्ट है, एक ह्यूमन बिहेवियर है, और उसकी आवाज आपके अंदर से आती. सच्ची बात ये है, मतलब कि अगर मैं ये कहूँ कि एथिक्स को आप लॉ की शेप दे दीजिए तो आप लॉ की शेप नहीं दे सकते. मैं कॉमन एग्जांपल देता हूँ इसमें, और हर मेरी टॉक के अंदर वो एग्जांपल मिलेगा. एक पर्टिकुलर स्टेट में 2 पार्टीज एक साइड पे होके लड़ी और 2 पार्टीज एक साइड पे होके लड़ी. और 2 पार्टीज जो उधर थी उन्होंने इस साइड वालों को बहुत गालियां दी, इन्होंने उनको बहुत गालियां दी. अब जब वो 2 पार्टीज जीत गई, उसमें से एक पार्टी टूट के दूसरी 2 पार्टीज के साथ आ गई जो कि हार गई थी. अब वो सरकार चला रहे हैं
और जो पार्टी लार्जेस्ट है उस पर्टिकुलर स्टेट में इंडिविजुअली, वो पार्टी रूल नहीं कर रही, और जो पार्टी दूसरों को गाली दे रही थी वो उन्हीं दोनों पार्टीज के साथ मिलके राज कर रही है, रूल कर रही है, और चीफ मिनिस्टर भी बने हुए हैं। महाराष्ट्र। तो मैं नाम लेने का कोई औचित्य नहीं है। अब इसमें बात यह है कि ये लीगल तो हो सकता है, इथिकल तो नहीं। लोगों ने आपको इलेक्शन किस पे जितवाया? लोगों ने आपको इलेक्शन जितवाया कि आप ए और बी मिलके लड़े हैं, और ए और बी मिलके ही सरकार बनाएंगे। ए, सी और डी की सरकार नहीं बनेगी, ये कभी भी मैंडेट नहीं है आपके पास। परंतु सरकारें तो इसी तरीके से चलती हैं। एक दूसरा स्टेट है, उसमें भी 3 पार्टीज मिलके सरकार लड़े थे इलेक्शन। उन तीनों ने 1.5 साल के करीब तो उसमें राज किया। उसके बाद एक पार्टी उसमें से निकल गई, फिर उनके साथ जुड़ गई, जिनको कि हमेशा को पूरे इलेक्शन में क्रिटिसाइज करते रहे। आज वो उनके साथ बैठ के रातों रात उन्होंने सरकार बनाई। तो ये सब, ये लीगल तो हो सकता है, परंतु मैथिकल तो नहीं किसी भी संदर्भ में, क्योंकि वहां पे भी जो मैंडेट दिया गया, वहां पे मैंडेट उन 3 पार्टीज को दिया गया कि आप स्टेट में रन करो। अब आज हम वो दूसरे तरीके से राज करना चाह रहे हैं। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज के कई चीजें इथिकल होते हुए, इथिकल ना होते हुए भी लीगल हैं, और कभी कभार ऐसा भी होता है कि आप एथिकल भी हैं और इलीगल भी, ये भी आपको बता सकता हूँ। मैंने एक बहुत बढ़िया एग्जांपल पढ़ा कहीं पे, उसने कहा कि आप रेड लाइट के ऊपर खड़े हैं और आपने सामने देखा कि एक किसी कार जो जा रही थी उधर दूसरी साइड में, उसकी किसी चीज से टक्कर हुई, उसका ड्राइवर जो है या उसमें जो बैठे हुए जो लोग हैं वो बड़ी पेन में करा रहे हैं। आपने रेड लाइट जंप की, यू जंप द रेड लाइट एंड यू वेंट देयर, टुक द पीपल आउट, और उनको आपने जो मदद दे सकते थे दी। आपने काम तो इलीगल किया, आपने रेड लाइट जंप किए, परंतु इथिकल कंडक्ट के हिसाब से आपका काम बिल्कुल ठीक था। तो कई बारी जब आप इलीगल काम भी करते हैं तब भी आपका एथिकल बिहेवियर हो सकता है, और कई बारी अनएथिकल करते हुए भी आप लीगल हो सकते हैं। तो ये अपने आप में विरोधाभास हमेशा चलता रहेगा, और मेरा अपना मानना है कि ये तो लोगों को ही डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या कंडक्ट होना चाहिए। और कंडक्ट आपका इथिकल तभी होगा जब आप वो काम करें जो आप दूसरे से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो करेगा। अगर आप वही काम कर रहे हैं जो आप दूसरे से एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके लिए करेगा, तो वह मेरे हिसाब से अपने आप एक एथिकल बिहेवियर है, वो उसमें किसी तरीके की कोई कमी पेशी होगी नहीं उस पर्टिकुलर केस में। और जहां तक कोड का सवाल है, जहां तक हमारे 1949 सीए 1949 एक्ट के अंदर भी शेड्यूल 1 भी है, शेड्यूल 2 भी है, पार्ट भी है, पार्ट 1 भी है, पार्ट 2 भी है, पार्ट 3 भी है। मेरे हिसाब से मैं अगर अपने आप से ये क्वेश्चन पूछता हूँ कि भाई अगर मुझे किसी व्यक्ति ने रिजाइन किया किसी ऑडिट असाइनमेंट में और मैं उसका ऑडिट एक्सेप्ट कर रहा हूँ, तो ये लॉ में लिखना चाहिए कहीं पे क्या कि भाई आपको उसके साथ गुफ्तगू करनी है, उसके साथ चिट्ठी पत्री करनी है? ये लॉ में नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए लॉ में। क्योंकि अगर उसने रिजाइन किया है, मैं दूसरे तरीके से इसको देख रहा हूं, अगर उसने रिजाइन किया है तो किन्हीं ना किन्हीं कंपेलिंग सर्कमस्टांसेस में किया होगा, बड़ी मजबूरी में किया होगा उसने रिजाइन। आज की डेट में कोई क्लाइंट छोड़ता है क्या? कोई हम में से क्लाइंट नहीं छोड़ना चाहता, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। हम में से कोई भी किसी भी सूरत में क्लाइंट को छोड़ना नहीं चाहता, और अगर वो क्लाइंट को छोड़ना नहीं चाहता और उसने फिर भी रिजाइन किया, तो ये तो हमारी क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, हमारे में एक जिज्ञासा होनी चाहिए कि हम उससे पता कर सकें कि भाई तुमने क्यों छोड़ा ये पर्टिकुलर क्लाइंट को। जब मैं ये मानता हूं कि अगर मैं कोई क्लाइंट नहीं छोड़ूंगा, अगर मेरे पास कोई आया और अगर मेरा काम ठीक ठाक उसके साथ चल रहा है, तो व्हाई शुड आई लीव दैट पर्टिकुलर क्लाइंट। अगर मेरा बिहेवियर ये है तो फिर मैं दूसरे का भी बिहेवियर ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि भाई वो किसी क्लाइंट को नहीं छोड़ेगा जब तक उस पर कोई गड़बड़ ना हो। और अगर उसने छोड़ा है तो मुझे ज्यादा जरूरी है कि मैं उससे पता करूं कि भाई तुमने ये क्लाइंट को क्यों छोड़ा। और अगर उसने, और हम क्या कह देते हैं यार उसने रिजाइन किया, मुझे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है।
बिल्कुल फर्क पड़ता, क्योंकि अगर उसने रिजाइन किया और इसलिए किया कि उसमें उसको कोई फ्रॉड नजर आ रहा है, अगर आप उससे कम्युनिकेट करते हैं और वो आपको बता सकता है कि इसमें क्या हुआ है, तो ये किसकी ढाल है, ये किसका कवच है? ये उसका कवच नहीं है, ये आपका कवच है, ये आपकी ढाल है बेसिकली। तो ये बिहेवियर है जो मैं, उसके लिए ये जरूरी नहीं कि आप कहीं पे कोड के अंदर लिखें कि आपको ये करना है। आपको कोई ऑडिट की असाइनमेंट मिली है, ये मुझे नहीं समझ आता कि हम क्यों कोड के अंदर लिखें कि यू शुड नॉट बी, कि आपको चार्ज हम कर देंगे अगर आप प्रोफेशनली नेग्लिजेंट होंगे। भाई अगर मुझे असाइनमेंट मिली है तो मुझे उसमें ड्यू डिलिजेंस तो अख्तियार करनी पड़ेगी, इन एनी केस मुझे करनी पड़ेगी। मुझे वो सब चीजें करनी पड़ेंगी जो एक अच्छे प्रोफेशनल को करनी चाहिए, और अगर मैं नहीं करता तो मुझे पता है कि मेरे साथ क्या होने वाला है। तो मैं लॉ में लिखूं या नहीं लिखूं, मेरे अपने हिसाब से हर सूरत में ये चीज तो होगी। अगर मैं अपनी ड्यूटीज को ठीक ढंग से नहीं निभाऊंगा तो कहीं ना कहीं मेरे को पेनल्टी लगेगी फॉर दैट पर्टिकुलर मैटर। तो मैं जो कहना चाह रहा हूँ उसमें ये है कि भाई चाहे वो कम्युनिकेशन का मैटर हो, वो ग्रॉस नेग्लिजेंस का मैटर हो, अब अंडर कटिंग है जैसे फीस की, ये तो ठीक है, आज की डेट में हमने उसको एथिकल स्टैंडर्ड्स में से निकाल दिया फॉर दैट मैटर। पर क्या ये जायज है कि जो व्यक्ति पहले उस पर 5 लाख रुपया फीस चार्ज कर रहा था, आज की डेट में आप उस पर 1 लाख रुपया फीस चार्ज करनी शुरू कर दें? आपने क्या किया? आपने प्रोफेशन का केक छोटा कर दिया, एक तो ये। और अगर आप उसमें असाइनमेंट में जाना चाहते हैं जहां पे एक व्यक्ति 5 लाख में काम कर रहा था और दूसरा व्यक्ति 1 लाख में जाना चाहता है, तो डेफिनेटली यू विल कट कॉर्नर्स। उसको वो 5 लाख में काम पड़ता खा रहा था, आपको 1 लाख में पड़ता खा रहा। मुझे ये समझ आता है कि भाई बिग फोर से काम एक मीडियम लेवल फर्म पे आता है तो 25, 30, 35% का फर्क हो सकता है उसके अंदर, पर 1/4 का फर्क नहीं हो सकता। अब ये नहीं हो सकता कि आपकी फीस और उनकी फीस में 4 गुना का फर्क हो जाए। बेसिकली 20, 25, 30% की आपकी फीस कम हो, यहाँ तक तो समझ आता है कि भाई आपके पास क्लाइंट आ गया, क्योंकि आपकी कॉस्ट कम है उस पर्टिकुलर केस में। क्योंकि उनकी सैलरी अगर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की 6 लाख है तो आपके यहाँ पे वो सैलरी हो सकता है 3.5 से 4 लाख रुपया हो। उतने की परसेंटेज का फर्क हो सकता है, उससे ज्यादा का फर्क नहीं होना चाहिए। तो ये कहीं लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि अंडर कटिंग होगी तो क्या होगा। पर हमारे तो ये कोड ऑफ कंडक्ट में कितने सालों तक पड़ा रहा, जब ये आपको नहीं करना चाहिए, बाद में डिलीट किया गया फॉर सर्टेन रीजंस। पर आज की डेट में भी कोशिश तो हमारी यही होनी चाहिए एथिकली कि भाई जो जिस फीस के ऊपर पहले वाला काम कर रहा था मैं उससे कम फीस पे काम नहीं करूंगा। सच्ची होना तो ये चाहिए। लोग करते क्या हैं उस पर मैं नहीं जाना चाह रहा हूँ। ये कहीं पर लिखने की जरूरत होनी चाहिए कि आप टेंडर जो है वो बहुत कम उस पे प्राइस पे नहीं करेंगे। मैं आपको ऐसे ऐसे टेंडर्स की वो बता सकता हूँ जहाँ पे उसने ये कहा कि आपको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फुल टाइम मुझे देना है यहाँ पे, और आप उसकी फीस कोट करते हैं 10,000 रुपया महीना। अगर आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट पूरा महीना वहां देना तो कम से कम 35 से 40,000 की कॉस्ट तो आपकी है, और अगर उसने FCA मांगा तो 50 से 60,000 की कॉस्ट है डेफिनेटली। और फिर अगर आप 10,000 रुपया कोट कर रहे हो तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं कुछ और करने की उसमें हो, फिराक में हो फॉर दैट मैटर। तो सवाल ये नहीं है कि कई चीजें लिखी जाए और वो कोड ऑफ एथिक्स बने। मैं ये कहता हूँ एथिकल बिहेवियर जो है इट हैज टू कम फ्रॉम विद इन। इसीलिए मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि इथिक्स को कभी भी आप कोडिफाई नहीं कर सकते। इथिक्स को जब भी आप कोडिफाई, हमारे यहाँ तो एक और भी चीज है, हमने कहा अदर मिसकंडक्ट, अदर मिसकंडक्ट की भी हम बात करते हैं और वो कोडिफाइड है हमारे यहाँ। हमने लॉ में डाला, अपने शेड्यूल में डाला कि अदर मिसकंडक्ट में भी आप पकड़े जा सकते हैं। अदर मिसकंडक्ट क्या हो सकता है, और वो पुराना है, कोई नए की बात नहीं कर रहा हूं मैं। अगर आप उस तरीके से बिहेव करते हैं जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट के से एक्सपेक्टेड नहीं है, आप मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल हो जाते हैं। वो आप प्रोफेशनल कैपेसिटी में नहीं कर रहे हैं, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट की कैपेसिटी में नहीं कर रहे हैं उस पर्टिकुलर केस को, पर अगर आप मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं तो वो अदर मिसकंडक्ट है, बिकॉज यू आर ब्रिंगिंग अ डिसरिप्यूट टू द प्रोफेशन फॉर दैट पर्टिकुलर मैटर। कई ऐसी चीजें हैं जो लोग करें, अगर मैं उसमें अभी जाना नहीं चाह रहा हूँ। हमारे यहाँ तो ऐसे ऐसे केस है कि हस्बैंड और वाइफ का केस आ गया डिसिप्लिनरी के सामने, दोनों थे CA चार्टर्ड अकाउंटेंट। 2001 की बात बता रहा हूँ आपको, 2001 की बात बता रहा हूँ।
दोनों के दोनों सीए थे और वाइफ ने केस डाला कि ये मुझे मारता पीटता। ये आपके शादरा का ही केस है, ये आपको और बता सकता हूँ। उन्होंने बोला ये मुझे मारता पीटता एंड शी फाइल्ड अ केस अगेंस्ट। तो यह मान के चलिएगा कि जब कभी सिलेक्ट करना हो अपना जीवन साथी तो कैसा सिलेक्ट करना चाहिए, अपने प्रोफेशन का ना करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि उसको सारा अपना लॉ पता रहता है प्रोफेशन के बारे में भी। उन्होंने कहा कि ये मुझे मारता पीटता और अदर मिसकंडक्ट में केस डाला। और जब वो हमारे सामने अपीयर, वो मुझे अभी तक याद है, मैं था, चांडक साहब थे, छाजड़ साहब थे, सीतारमन जी थे, जब वो हमारे सामने अपीयर हुए दोनों के दोनों, तो हमें बिल्कुल क्लियर था कि ये बंदा रोज पिटता अपनी बीवी से शाम को, इसमें कोई शक नहीं है। परंतु वो सब एविडेंस प्रोड्यूस कर गई और इसके पास कोई एविडेंस नहीं था। और अल्टीमेटली वो बच्ची भी जो उसके पास थी, बच्चा या बच्ची थी, वो छोड़ के उसके पास चली गई। वी कुड बट वी हैड टू होल्ड हिम गिल्टी। हमको उसको अदर मिसकंडक्ट के अंदर डालना पड़ा। हमारे यहाँ तो अदर मिसकंडक्ट ये भी है कि अगर आपने किसी के विटनेस किए सिग्नेचर्स और वो पता लगा कि उसके सिग्नेचर्स फोर्ज हैं, तो भी अदर मिसकंडक्ट। लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट इट। तो ये क्योंकि वो बिहेवियर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से एक्सपेक्टेड नहीं है ना कि आप किसी के सिग्नेचर्स विटनेस करें और वो व्यक्ति हो नहीं और वो कहे जी मेरे तो ये सिग्नेचर ही नहीं है। तो मेरा कहने का तात्पर्य या अभिप्राय सिर्फ इतना है कि भाई जो भी हम काम करें, एक तो ये कि प्रोफेशन की बाउंड्रीज में रहते हुए करें और दूसरा ये कि प्रोफेशनल की रेपुटेशन को ध्यान में रखते हुए। प्रोफेशन की बाउंड्रीज में रहते हुए नहीं करेंगे, चाहे वो कंप्लायंस हो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स की, लॉज के साथ, तो आप प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में फंसेंगे। और अगर प्रोफेशनल रेपुटेशन को डैमेज करेंगे तो आप अदर मिसकंडक्ट में फंसेंगे। इस पूरे जो नया इथिकल कंडक्ट आया है, इसमें दो तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको समझा दूंगा। मेरी कोशिश होगी जितना मेरे पास टाइम है कि मैं उसको आपको समझा पाऊं। एक तो उन्होंने पहले जो 2009 में हमने कोड ऑफ कंडक्ट फाइनल किया था, जो लास्ट वाला था, वो 11वां था। That was the 11th edition of Code of Ethics, if you ask me. ये वाला 12वां है। This is the 12th edition of the Code of Ethics. पहले वाले में 2009 वाले में हमारे सिर्फ 2 वॉल्यूम्स थे और जो 2 वॉल्यूम्स थे उसमें पहला वॉल्यूम मेरे को डील कर रहा था विद रिस्पेक्ट टू the compliances with the various accounting standards, auditing standards, laws के साथ। और दूसरा स्टैंडर्ड जो मेरा डील करता था, बेसिक प्रिंसिपल्स वो देता था कि एथिक्स के क्या होने चाहिए, चाहे वो इंटीग्रिटी हो, ऑब्जेक्टिविटी हो, ऑनेस्टी हो, कॉन्फिडेंशियलिटी हो, वो प्रिंसिपल्स वो ले डाउन कर रहा था। पर प्रिंसिपल्स ले डाउन करता था, उसको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करता था। और दूसरा वॉल्यूम जो था हमारा, जो हमारी अपनी रेगुलेशंस है, जैसे हमने ये कहा कि आप 65 से ऊपर टैक्स ऑडिट नहीं कर सकते, 30 से ऊपर कंपनीज का आप ऑडिट नहीं कर सकते, या हमने ये कहा कि भाई कौन व्यक्ति टीचिंग जॉब में जा सकता है और उसके साथ सीओपी रख सकता है या नहीं रख सकता, ये सब चीजें हमारे उन रेगुलेशंस के अंदर हैं। वो हमारा सेकंड वॉल्यूम था। अब जो कोड ऑफ एथिक्स नया आया है, पहली बात तो ये कि उसने कई सेक्शन इंप्रूव कर दिए। जहां तक पहले वॉल्यूम का सवाल है, पहले वॉल्यूम के अंदर हमने प्रैक्टिसिंग और नॉन प्रैक्टिसिंग सीएस की, मतलब कि जो लोग सर्विस में हैं उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत बढ़ा दी हैं, ये मैं आपको बता सकता हूँ। हमने वर्चुअली जो लोग सर्विस में हैं उनको भी उसी फुटिंग पे लाके खड़ा कर दिया जो कि लोग प्रोफेशन में। पहले लोग ये समझते थे कि मैं तो जॉब में हूँ, मेरे को क्या दिक्कत है। मैं ये बता सकता हूँ कि जो लोग अब ये समझेंगे कि मैं जॉब में हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता, उनको उतना ही फर्क पड़ेगा जितना एक मेंबर ऑफ प्रोफेशन को पड़ेगा। उसके ऊपर मैं थोड़ी देर में आता हूँ, उस पर्टिकुलर इशू के ऊपर। पहला वॉल्यूम इसमें इंडिपेंडेंस, इंटीग्रिटी, हॉनेस्टी, कॉन्फिडेंशियलिटी, उसके प्रिंसिपल्स को, पर उन्होंने ये कहा कि अगर आप इंडिपेंडेंट किन सर्कमस्टांसेस में नहीं है, उनके एग्जांपल्स आपको दिए फॉर दैट पर्टिकुलर मैटर। जब उन्होंने वो पर्टिकुलर चीज लेके आए कि भाई आप किन सर्कमस्टांसेस में उसमें इंडिपेंडेंट नहीं है,
तो उसको आपको एक ये मौका भी दिया जो पहले नहीं था कि आप अपनी इंडिपेंडेंस को कैसे मिटिगेट कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि आपने किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट की हुई थी और आपकी इंडिपेंडेंस जेपरडाइज हो रही थी, अब आपको ये मौका दिया जा रहा है कि आप उसको मिटिगेट कर लीजिए। पहले वो मौका आपको नहीं दिया जा रहा था बेसिकली। दूसरे वॉल्यूम के अंदर आपके वही जो रेगुलेशंस इंस्टीट्यूट के हैं सारे के सारे वो रिप्रोड्यूस होंगे। और तीसरा वॉल्यूम जो है वो आपके डिसाइडेड केसेस का है कि जितने केसेस इंस्टीट्यूट ने डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म के थ्रू डिसाइड किए हैं, जो सिग्निफिकेंट केसेस हैं, वो आपको वॉल्यूम 3 में दिए जाएंगे। तो अब आपके वॉल्यूम हो गए 3, पहले थे वॉल्यूम 2। पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब मैं पहले वॉल्यूम की बात करता हूं तो पहले वॉल्यूम में पर्टिकुलरली इंडिपेंडेंस की बात की गई। और इंडिपेंडेंस में उन्होंने कहा कि भी जब आप इंडिपेंडेंस डिटरमिन करते हो तो उसमें एक तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, यू कैन हैव ए इंडिपेंडेंस थ्रेट फ्रॉम द कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट थ्रेट बेसिकली। दूसरा वो कहता है कि सेल्फ रिव्यू का थ्रेट हो सकता है आपका। तीसरा वो ये कहता है कि एडवोकेसी का थ्रेट हो सकता है। चौथा वो ये कहता है कि आपके किसी सर्कमस्टांसेस में इंटिमिडेशन का थ्रेट हो सकता है। और जब ये थ्रेट हो आपके, तो आप उसको कम्बैट कैसे करेंगे, आप उसको मिटिगेट कैसे करेंगे, ये भी इसी पर्टिकुलर वॉल्यूम में आपको अच्छी तरह से दिया गया। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ कहाँ हो सकता है? कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, सीधी सी बात है कि आप ऑडिटर हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन की, आपकी धर्मपत्नी, आपके फादर, आपके ब्रदर उस पर्टिकुलर कंपनी के एमडी हैं। आप ही ने उस कंपनी में पैसा भी लगाया हुआ है बेसिकली, आप उसमें इक्विटी होल्डर हैं, आपने उसमें डिबेंचर्स में पैसा दे रखा। कोई व्यक्ति बोलेगा कि अगर मैंने डिबेंचर्स में पैसा दे रखा है तो हाउ इज इट कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट? बिल्कुल इट कैन बी ए कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि आप ये चाहेंगे कि मुझे वो इंटरेस्ट मिलता रहे किसी भी सूरत में, मेरा पैसा कहीं पे मर नहीं जाए। तो आप उसकी बैलेंस शीट को रोजी रख सकते हैं फॉर सर्टेन रीजंस। तो आप हमेशा जब भी अपने आप को स्थिति में पाएं कि आपके अपने इंटरेस्ट के साथ कंपनी का इंटरेस्ट कहीं पे विरोधाभास में हो, तो दैट इज कॉल्ड टू बी द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। आप सपोज कीजिए किसी कंपनी में ऑडिटर है और आपने वहां पे किसी वेंडर को लगवा दिया या किसी सप्लायर को लगवा दिया, तो वो भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि आपकी इंडिपेंडेंस उससे जेपरडाइज हो रही है। तो ये सब चीजें इसमें दी गई हैं, आपके एग्जांपल्स के साथ दिए गए कि भाई इन केसेस में आपकी इंडिपेंडेंस जेपरडाइज हो रही है और पर आपको ये कहा गया कि अगर आप अपनी इस इंडिपेंडेंस को मिटिगेट कर सकते हैं। एक बड़ा अच्छा एग्जांपल उन्होंने और दिया कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में, उन्होंने कहा इंड्यूसमेंट्स। दिवाली के ऊपर आपके पास क्लाइंट आया, आपकी फीस तो है किसी कंपनी में 50,000 रुपया, और वो आपको आईपैड दे गया सपोज कीजिए या लैपटॉप दे गया 1 लाख रुपए वाला, तो वो कहता है ये भी आपके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, बिकॉज ये इंड्यूसमेंट है, ये एड्यूसमेंट है आपको, बेसिकली दिस इज एन एड्यूसमेंट टू यू। तो आप इसको इवेल्युएट करिए कि आपका इससे ऑडिटिंग के संदर्भ में कहीं पे कोई इंटरेस्ट का कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं हो रहा, कि आपको ये तो नहीं लगेगा कि मुझे इसको किसी तरीके से मदद करनी पड़ेगी। कोई आपका बहुत क्लोज फ्रेंड है, कोई आपका बहुत क्लोज रिलेटिव है, उसका अगर आप ऑडिट लेते हैं जिसको कि आप कभी ना नहीं कर पाएंगे, तो आप अपने आप की सिचुएशन को इवेल्युएट कर लीजिए। और आपको अगर ये लगता है कि आपकी इंडिपेंडेंस उसमें जेपरडाइज हो रही है, तो आपको वो असाइनमेंट नहीं लेनी चाहिए, या अपने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को आपको मिटिगेट कर लेना चाहिए। मिटिगेशन कैसे हो सकती है? कि आपने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ, वो कहते हैं जैसे ही आप ऑडिटर बने, जैसे अगर आपने सेक्शन 141 भी पढ़ा हो कंपनीज एक्ट का, उसमें भी ये डिपार्टमेंट है बेसिकली, उसमें भी वो ये कहता है कि अगर आप किसी कंपनी के ऑडिटर हैं तो आप उसकी सिक्योरिटीज में, एंड इवन डिबेंचर इज कंसिडर्ड टू बी सिक्योरिटी, आप उसमें इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे सीधी सूरत में। पर उन्होंने भी सेक्शन 141 में ये कहा कि अगर एक पर्टिकुलर वैल्यू तक के फेस वैल्यू के शेयर्स हैं, आपके फेस वैल्यू के शेयर्स हैं, तो ये माना जाएगा कि आपकी शायद इंटरेस्ट नहीं है। पर अगर उसके बियॉन्ड हो है, in that case it will be considered to be a conflict of interest for that matter, and you will be disqualified to be acting as the auditor of the organization. अब कंपनीज एक्ट में तो डिस्क्वालिफिकेशन कंपनीज एक्ट दे देता हूं,
पर पार्टनरशिप फॉर्म में, कोऑपरेटिव सोसाइटी में, प्रोप्राइटरी फॉर्म्स में जहां हम टैक्स ऑडिट करते हैं, वहां पे हमको खुद इवेल्युएट करनी पड़ेगी कि मेरी कोई कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इसमें हो रहा है या नहीं हो रहा। I can quote you one of the cases recently which has come before the disciplinary committee. उसमें सेंट्रल रीजन का केस है। एक व्यक्ति की वाइफ जो थी, हमारे मेंबर की वाइफ, she was holding almost 33% of the shares in the company and for certain time she was the MD of the company also, and this person became the auditor of that particular company. तो कंप्लेंट हो गई, कंप्लेंट जिसने भी की उसने कंप्लेंट कर दी व्यक्ति की। जब उन्होंने वो कंप्लेंट की तो जब ये अपीयर हुए, इन्होंने कहा कि जी हमारे तो ये जो शेयर्स थे ये नॉन वोटिंग राइट के शेयर्स थे। तो जब आरओसी से इंफॉर्मेशन निकलवाएगी तो उसमें कहीं पे ये नहीं लिखा होगा नॉन वोटिंग राइट्स के शेयर्स हैं। लेट्स बी क्लियर, मैं कहता हूँ अगर नॉन वोटिंग राइट्स के होते भी तो भी डिविडेंड का तो उतना ही प्रावधान होता। अगर डिविडेंड आप डिक्लेयर करते तो आपको 33% के ऊपर डिविडेंड मिलता है इन एनी केस। तो ये आप डेफिनेटली चाहेंगे, ये आप डेफिनेटली चाहेंगे कि आप किसी भी सूरत में जो आपका जिस कंपनी में आपकी वाइफ ने इन्वेस्ट किया हुआ है उस कंपनी से उसको रिटर्न मिलती रहे, क्योंकि अगर उसको रिटर्न मिलती तो आपको रिटर्न मिल रही है बेसिकली। तो क्या आपका ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा कि आप उसको ऑडिट कर रहे हैं तो कोई लोग ये एक्सपेक्ट करें कि भाई आप इस पे एक रोजी पिक्चर दिखाने की कोशिश करेंगे बैलेंस शीट के अंदर। मैं कह रहा हूँ आप करेंगे या नहीं करेंगे, पर परसेप्शन ऑफ पब्लिक तो डेफिनेटली है कि आप करेंगे वो रोजी पिक्चर दिखाने की। तो Caesar's wife should not be above the board, should appear to be above board. I think that's very, very important for that matter. So the point that one is trying to drive you home is, please be very clear that there should be no conflict of interest when you do a particular assignment, particularly which is connected with the assurance or is connected with the audit. इसीलिए आपसे ये कहा जाता है कि जिस कंपनी के आप ऑडिटर हैं उसमें आप एम्प्लॉय नहीं हो सकते। जिस कंपनी का आप इंटरनल ऑडिट कर रहे हैं उसके आप स्टैट्यूटरी ऑडिट नहीं कर सकते। अगर ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं हो क्यों तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। तो द पॉइंट दैट वन इज ट्राइंग टू ड्राइव टू होम इज कि ये सब एग्जांपल हैं। आपके फादर भी हो सकते हैं, आपके बेटा भी हो सकता है, आपके ब्रदर भी हो सकते हैं, आपके सिस्टर भी हो सकते हैं, जिन केसेस में भी आपकी क्लोज रिलेशनशिप्स हैं। और क्लोज रिलेशनशिप में अगर कंपनी है तो आपको इवेल्युएट करना पड़ेगा कि आपको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का रिस्क तो नहीं है जिससे आपकी इंडिपेंडेंस जेओपार्डाइज हो रही है, और अगर हो रही है तो यू शुड वॉक आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर असाइनमेंट। दैट इज द पॉइंट व्हिच इज बीइंग ट्राइड टू बी मेड आउट। दूसरा इसमें यह कहा गया कि अगर आपको सेल्फ रिव्यू थ्रेट है, सेल्फ रिव्यू थ्रेट का मतलब यह है कि जो काम आपने किया अगर आप ही नहीं उसको चेक करना है और आपने ही उसका ऑडिट करना है तो सेल्फ रिव्यू थ्रेट है। अगर आपने किसी पॉइंट पे कंपनी लॉ का ओपिनियन दिया, आपने किसी पॉइंट पे टैक्स का ओपिनियन दिया और टैक्स का प्रोविजन भी आप ही ने कैलकुलेट करना है, आपने किसी मैटर पे अकाउंटिंग का ओपिनियन दिया और वो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी आप ही ने चेक करना है, आपने इंटरनल कंट्रोल्स बनाए और डिजाइन किए और इम्प्लीमेंट किए उस पर्टिकुलर कंपनी में, और उस इंटरनल कंट्रोल पे कमेंट भी आप ही को करना है फॉर दैट मैटर। इन दैट केस, in that particular case you have to be very clear that it's a self review threat. सेल्फ रिव्यू थ्रेट का मतलब ही यही है कि आप अपना किया हुआ काम अगर, क्योंकि मेकर चेकर कंसेप्ट रहता है, आई थिंक वी आर ऑल वेरी यूज्ड टू दिस पर्टिकुलर वर्डिंग, मेकर एंड चेकर। मेकर कोई और होना चाहिए, चेकर कोई और होना चाहिए। अगर मैं ही मेकर हूं और मैं ही चेकर हूं तो डेफिनेटली एक सेल्फ रिव्यू थ्रेट है। इसीलिए बड़ा क्लियरली इंस्टीट्यूट ने कहा कि अगर आप अकाउंटेंट हैं तो आप ऑडिटर नहीं हो सकते, नहीं तो अकाउंटेंट को ऑडिटर बना दिया जाए फॉर दैट पर्टिकुलर मैटर। पर आपको वो इट हैज नॉट बीन परमिटेड बाय द even the ethical standards or even in the companies act, it has not been permitted for that matter. अगर आप सेक्शन 144 पढ़ें कंपनीज एक्ट का तो उससे बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि कौन कौन सा काम मैं नहीं कर सकता हूं और क्यों नहीं कर सकता हूं, क्योंकि शायद उस केस में मैं ही मेकर हूं और मैं ही चेकर हूं। तो जहां जहां पे भी
मेरे को एक सेल्फ रिव्यू थ्रेट है, उस पर्टिकुलर केस में मुझे वो काम नहीं करना है। इसका मतलब आज की डेट में एक बड़ा महत्वपूर्ण बात और चल रही है इंडिपेंडेंस के ऊपर, और वो अफेक्ट करती है मेकर चेकर कंसेप्ट को भी। इंग्लैंड के अंदर बिग फोर को ये कह दिया गया कि यू विल सेपरेट योर फर्म्स बाय 2024 ऑडिट और नॉन ऑडिट सर्विसेज के बीच में। उसका मतलब यही है कि अगर आप किसी को नॉन ऑडिट सर्विस दे रहे हो और नॉन ऑडिट सर्विस की फीस बहुत ज्यादा है, तो आपकी इंडिपेंडेंस इंपैक्ट हो रही है ऑडिट के अंदर। अगर आप उस पर डिपेंडेंट हो जाते हो फॉर दैट पर्टिकुलर मैटर, तो उस केस में आपकी इंडिपेंडेंस जेओपार्डाइज हो रही है। तो उस इंडिपेंडेंस को बचाने के लिए ये किया जा रहा है कि नॉन ऑडिट और ऑडिट सर्विस को सेग्रीगेट कर दिया जाए। हिंदुस्तान में भी ये बात चल रही है। अभी हमारे यहाँ क्योंकि 74% के करीब तो प्रोप्राइटरी फर्म्स हैं फॉर दैट मैटर, हमारी बड़ी फर्म्स बहुत कम हैं, तो अभी शायद ये हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज के संदर्भ में ही इम्प्लीमेंट हो पाएगी। अभी ये सब कंपनीज में इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगी, सब फर्म्स के ऊपर ये शायद लागू ना हो पाए। पर ये मैं आपको बता सकता हूँ अगले 10 साल में, अगले 15 साल में, आने वाले 10 सालों में, अगले शायद हम वो समय ना देख पाए, परंतु हमारे आने वाली जनरेशन जरूर देखेंगे कि भाई ऑडिट सर्विस और नॉन ऑडिट सर्विस आपको बाइफरकेट करनी ही पड़ेगी हर सूरत में, क्योंकि ये लगता है कि उससे इंडिपेंडेंस इंपैक्ट होती है। मैं बड़ी सिंपल सी बात कह रहा हूँ कि अगर आप ही उसका टैक्स का काम कर रहे हैं और आप भी उसका ऑडिट कर रहे हैं, हमारा तो सारा ऑडिट जो है ना वो केंद्रित होता है टैक्स के ऊपर, कि टैक्स में क्लाइंट की बचत कैसे हो। अगर वो है तो फिर इंडिपेंडेंस में नहीं है, इंपैक्टेड एज एन ऑडिटर, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि इट हैज बीन सेड एट मेनी फोरम्स, नॉट बाय मी, बाय द अदर्स आल्सो, कि हमारे यहाँ पे प्रॉफिट डिटरमिन नहीं करता कि कितना टैक्स होगा, ये टैक्स डिटरमिन करता है कि कितना प्रॉफिट होगा। और अगर वो बात है तो फिर एक मेरे ख्याल गंभीर विषय है, और अगर इस गंभीर विषय का एक ही तरीका है कि इस रिस्क को मिटिगेट करना चाहिए और इंडिपेंडेंस आपकी इंपैक्ट नहीं होनी चाहिए। जो मैंने बात दूसरी कही, अगर आपने उससे एक नॉन ऑडिट सर्विस ली, और नॉन ऑडिट सर्विस ये है कि आप उसके इंटरनल कंट्रोल्स बनाएंगे और आप ही उसका ऑडिट करेंगे, तो फिर आप कारों में लिखेंगे कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स वीक हैं? आप लिखेंगे ही नहीं कभी भी। आपने इवैल्यूएशन की सर्विसेज ली है और आप ही ने किसी चीज को लिखना है कारों के अंदर ही। आज की डेट में पर्टिकुलरली जो नॉन कैश ट्रांजैक्शन है विद द बिटवीन द प्रमोटर्स एंड द अदर डायरेक्टर्स, आप उसके ऊपर कमेंट्स ही नहीं करेंगे फिर फॉर दैट मैटर। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जहां जहां पे भी अगर आपने एक असाइनमेंट ले ली टू आइडेंटिफाई फॉर द वैल्यूएशन ऑफ द इन्वेंटरीज, अगर आपने वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी खुद की हुई है तो उसकी अंडर वैल्यूएशन है या ओवर वैल्यूएशन है, आप उस पर कभी कमेंट करेंगे? आप कभी कमेंट नहीं करेंगे। आपने एक असाइनमेंट किसी क्लाइंट से ले ली कि डेटर्स की कंफर्मेशन और रिकंसिलिएशन मैं करके दूंगा, एक अलग से असाइनमेंट ले ली, तो फिर कभी आप डेटर्स पे ये कह पाएंगे कि इस पे प्रोविजनिंग, अंडर प्रोविजनिंग है या ओवर प्रोविजनिंग है? आप कभी नहीं कह पाएंगे उस पर्टिकुलर केस में। तो ये जो सेल्फ रिव्यू थ्रेट है, इनको आपको मिटिगेट करना है, इससे आपको बचना है। अंडर से मतलब कि जितनी भी आप कोशिश करें आपको उससे बचना चाहिए। यही ये पर्टिकुलर न्यू कोड ऑफ एथिक्स कह रहा है, उसमें बड़ा क्लियरली डिफाइन कर रहा है। फिर ये न्यू कोड ऑफ एथिक्स बात करता है एक बारे में, वो कहता है कि भाई आपके ऊपर एडवोकेसी थ्रेट हो सकता है। जिस क्लाइंट का आप ऑडिट करते हैं, जिस भी क्लाइंट का आप ऑडिट करते हैं, उस क्लाइंट की एडवोकेसी का काम कभी नहीं करें। एडवोकेसी का मतलब है उसको क्लाइंट के डिफरेंट फोरम्स पे बैठ के उसकी तारीफ करने का काम मत करें, उसके एडवर्टीजमेंट्स का पार्ट कभी नहीं बने। मुझे अभी तक याद है एक राइस मिल का कोई पब्लिक इशू आया था, तो उसमें जो ऑडिटर थे कंपनी के, वो पब्लिक इशू के टाइम पे रोड शोज में चले गए और हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कंपनी की तारीफ करते रहे। और अगर वो कंपनी कल फेल हो तो किसका रिस्क है? तो एडवोकेसी का रिस्क है, और एडवोकेसी का रिस्क किसको? ऑडिटर को है। तो ऑडिटर शुड नॉट बी सीन टू बी प्रोपेगेटिंग
टू बी प्रमोटिंग द कंपनी अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, क्योंकि अगर आप उसको प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हो तो डेफिनेटली आप जब ऑडिट होगा तो उसमें कहीं ना कहीं आप कंप्रोमाइजिंग पोजीशन में आएंगे फॉर दैट मैटर, क्योंकि जो बात आपने पब्लिक में कही है, जो भी बात आपने पब्लिक में कही, उसके लिए अच्छी अच्छी बातें जो आपने कही है, तो वो आप फिर ये भी चाहेंगे कि अकाउंट भी उसी तरीके से वो बात बोले, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी उसी तरीके से वो बात बोले। तो अगर वो नहीं होना तो ये कहा गया कि भाई आप उसको अवॉइड करने की कोशिश करें। ये एक एडवोकेसी का आपको थ्रेट है। एक है इंटिमिडेशन थ्रेट। अगर आपको ये लगता है कि ये व्यक्ति ऐसा है जिसका काम लेने से मुझे हमेशा डर ही लगता रहेगा, मैं कभी हंसी खुशी में ये कहता हूँ कि भी अगर पॉलिटिकल पार्टी का किसी का काम लिया है तो नेता के काम के ऊपर आप कमेंट करना तो बड़ा मुश्किल है। आपने किसी अंडरवर्ल्ड डॉन का अगर आपको ऑडिट ले लिया या कोई काम ले लिया एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो आपको थ्रेट तो हमेशा ही लगा रहेगा कि मेरे साथ क्या होगा इस पर्टिकुलर केस में। तो जहां कहीं पे भी आपको ये लगता है कि भी मुझे अनड्यू प्रेशर बनाया जा सकता है, तो वो काम आप लेने से इनकार कर दीजिए, या फिर अपने इंटिमिडेशन थ्रेट को किस तरीके से आप कम कर सकते हैं वो देख लीजिए। मैं आपको एक केस बता रहा हूँ, हमारे ही रीजन का केस है फॉर दैट मैटर। एक केस हमारे सामने आया और उसमें ये था कि बैलेंस शीट और पंजाब की किसी फाइनेंशियल कारपोरेशन ने वो केस फाइल किया। उन्होंने कहा हमने लोन दिया किसी बैलेंस शीट के बेसिस के ऊपर, किन्हीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बेसिस के ऊपर, और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बाद में हमें गलत मिले। उसमें मजेदारी की बात ये थी, मतलब कि वो केस पढ़ के ये लगा कि हमने जितनी अकाउंटिंग पढ़ी वो सारी की सारी गलत है जिंदगी में, जो भी अकाउंटिंग पढ़ी है। उस पर्टिकुलर बैलेंस शीट के अंदर उसने क्या किया, जितने भी खर्चे थे वो तो सारे के सारे डाल दिया एज एन एसेट, लॉस नहीं दिखाया, और जितनी भी लायबिलिटी, जितनी इनकम थी वो डाल दी लायबिलिटीज के अंदर। मतलब कि ये कहीं पे भी P&L का बैलेंस नहीं आया। When that happened, the expenses were more, were shown as assets. वो कैसे उसने एसेट शो किया अब इस पे मैं नहीं जाना चाह रहा हूँ। जब केस काउंसिल के सामने आया तो काउंसिल के सामने जब वो अपीयर हुए तो बोले जी कि ये टेररिज्म का पीरियड था पंजाब के अंदर, और वो टेररिज्म के पीरियड के केस में मेरे को तो उन्होंने बिल्कुल बंदूक की नोक पे रख दिया था और कहा कि जी साइन करो बैलेंस शीट को, नहीं तो हम कुछ और करेंगे। हमने कहा ये तो ठीक है कि इस साल की बैलेंस शीट आपने बंदूक की नोक के ऊपर की, पर आपने तो पिछले 3-4 साल की भी बैलेंस शीट और उसके आगे के सालों की बैलेंस शीट भी इसी तरीके से बनाई, तो वो इंटिमिडेशन थ्रेट कहाँ था? टेररिज्म पीरियड तो एक पर्टिकुलर पीरियड में था, टेररिज्म पीरियड बाकी पीरियड में नहीं था। तो इंटिमिडेशन थ्रेट अगर जेन्युइन है तो भाई उसको मिटिगेट कर लो, या मिटिगेट नहीं होता तो वॉक आउट कर जाओ। पर अगर इंटिमिडेशन थ्रेट एक पर्टिकुलर वक्त का हो सकता है, इंटिमिडेशन थ्रेट कोई कंटिन्यूइंग नहीं हो सकता लाइफ टाइम का थ्रेट, तो उस केस में द मेंबर वाज हेल्ड गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट फॉर प्रिपेयरिंग दैट काइंड ऑफ अ बैलेंस शीट। तो मेरी आप लोगों से एक ही विनती है कि ये जितने भी थ्रेट्स हैं, और इसमें सबसे बढ़िया बात यह है कि ये कोड ऑफ एथिक्स आपको ये भी प्रोवाइड करता है कि कैसे आपको इन थ्रेट्स को मिटिगेट करना है। परंतु उससे ज्यादा जरूरी बात जो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जो अगली बार पीयर रिव्यूअर आपके यहाँ आएगा, क्योंकि पीयर रिव्यूअर का जो स्टेटमेंट है वो भी नाउ इट हैज बीन चेंज, पीयर रिव्यू स्टेटमेंट हैज अंडरगॉन अ चेंज, नाउ द पीयर रिव्यू विल बी अंडरटेकन बेस्ड अपॉन अ डिफरेंट यार्डस्टिक। वो आपसे ये सब चीजें पूछेगा जो न्यू कोड ऑफ एथिक्स के अंदर है। ये न्यू कोड ऑफ एथिक्स 1/7/2020 से इंप्लीमेंट किया जा रहा है। अगर 1/7/2020 से इंप्लीमेंट होके जो इसके बाद के ऑडिट जो भी आप करेंगे उसके ऊपर ये सारे का सारा आपके ऊपर लगने वाला, ये ध्यान करिए। जो पीयर रिव्यूअर आपके पास 31/3/2021 के बाद आएगा
31/3/2021 के बाद जो भी पीयर रिव्यूअर आपके पास आएगा और आपके जो रिव्यू करेगा वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर 31/3/21 तक के बाद के करेगा, 31/3/21 के या उसके बाद के करेगा, वो आपसे ये सारे क्वेश्चन पूछेगा और आपसे सारी डॉक्यूमेंटेशन मांगेगा कि आपने अपने रिस्क को मिटिगेट कैसे किया। देखिए, मैं बिग 4 की अगर एक बात बताऊं तो उनके यहाँ इतना भी है कि अगर वो किसी बैंक का ऑडिट कर रहे हैं ना, तो वो अपने स्टाफ से पूरी डिक्लेरेशन लेते हैं कि भाई आपने भी किसी ने इस पर्टिकुलर बैंक का कोई क्रेडिट कार्ड नहीं ले रखा। कि अगर यहाँ पर्टिकुलरली जो ऑडिट टीम है जो वहां जाती है, उनके पास तो वो क्रेडिट कार्ड किसी सूरत में नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो क्रेडिट कार्ड है और आपने उस पर परचेज कर ली फॉर ए सम मोर देन व्हाट कैन डिस्क्वालीफाई यू एज एन ऑडिटर, तो वो तो डिस्क्वालिफिकेशन इमीडिएटली अट्रैक्ट हो जाए बिकॉज योर डेबिट बैलेंस इज देयर इन दैट पर्टिकुलर केस। तो इंडिपेंडेंस को आप मिटिगेट कैसे करोगे? इसका मतलब ये है कि आपको ये डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा कि भाई मैंने अपने भाई से भी पूछा, बहन से भी पूछा, फादर से भी पूछा, मदर से भी पूछा, वाइफ से भी पूछा, बच्चों से भी पूछा कि इस कंपनी में कोई इन्वेस्टमेंट तो नहीं कर रखी, इनकी कोई सिक्योरिटीज तो नहीं खरीद रखी। अपने पार्टनर्स, जितने पार्टनर्स हैं, सबकी फैमिली से आपको जाके लेना पड़ेगा। ये आसान काम नहीं है, लेट मी बी वेरी क्लियर, बट एटलीस्ट यू हैव ट्राइड, यू विल हैव टू प्रूव दैट। आपने अपने भाइयों को चिट्ठी लिखी, उन्होंने जवाब नहीं दिया, दैट्स अ डिफरेंट मैटर, वो आप अपना लिख लेंगे कि उन्होंने जवाब नहीं दिया, परंतु ये जरूरी है कि आप उसको चिट्ठी लिखें। आई थिंक दैट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर कोई आपको जवाब नहीं दे रहा वो अलग बात है, पर पार्टनर से तो जवाब आना ही चाहिए, पार्टनर की वाइफ से जवाब आपको आना चाहिए फॉर दैट मैटर। आगे आपके भाई जवाब देंगे, सिस्टर्स जवाब देंगे नहीं देंगे, दैट्स ए secondary matter, but so far as your closest possible relationships are concerned, from there you will have to get those replies with regard particularly to the investment। और आपको ये पूछना पड़ेगा कि भाई इस पर्टिकुलर एंटिटी का जिसका मैं ऑडिट एक्सेप्ट कर रहा हूँ, इसमें कोई क्लोज रिलेटिव डायरेक्टर तो नहीं है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तो नहीं है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो नहीं, अगर हैं then you will have to exercise all those tests to test your independence with regard thereto। So what I am trying to say is the documentation is going to be very very important। और ये peer reviewer आपसे आके डॉक्यूमेंट मांगेगा फॉर दैट मैटर। अभी एक क्वेश्चन यहाँ पे फ्लोट किया मेरे सामने कि जी इंडिपेंडेंस कैसे है जब ऑडिटर को अपॉइंटी मैनेजमेंट करेगी। बात यहाँ पे उस इंडिपेंडेंस की नहीं हो रही, बात यहाँ पे कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट या इंडिपेंडेंस की वो हो रही है कि भाई आप कि कोई क्लोज रिलेटिव वगैरह का तो ऐसा इंटरेस्ट नहीं है, आपका इंटरेस्ट तो नहीं इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में। दूसरी बात जहां तक है वो तो सभी को पता है कि भाई अपॉइंटमेंट जो है वो आज की डेट में कौन कर रहा है, परंतु मैं ये कह के तो ये नहीं कर सकते, नहीं तो फिर अगर हमने यही स्टैंड रखना, हालांकि अभी पीछे कोई मीटिंग हुई उसमें हमने ये स्टैंड लिया पूरे का पूरा, बट द गवर्नमेंट डज नॉट रिकॉग्नाइज दिस स्टैंड। द गवर्नमेंट इज वेरी क्लियर। गवर्नमेंट से अगर प्रोफेशन ये स्टैंड कहना चाहता है कि भाई हम ऑडिट ठीक ढंग से नहीं कर पा रहे क्योंकि मुझे मालिक ही अपॉइंट कर रहा है, तो फिर ऑडिट की जरूरत नहीं है। सो लेट अस नॉट कीप ऑन टॉकिंग ऑन दिस। आई हैव टॉक्ड एनफ ऑन दिस। मेरे ख्याल में पूरी सरकार के सामने ये स्टैंड हमने लिया, पीछे लिया, मैंने लिया, प्रेसिडेंट साहब ने लिया, परंतु सरकार इस बात को, क्योंकि वर्ल्ड वाइड एक फिनोमेना है, वर्ल्ड वाइड ये है कि भाई अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स इज डन बाय द promoters particularly in the private sector companies। और ये भी आपको बता दूं, जहां पे गवर्नमेंट कंपनीज में अपॉइंटमेंट C&AG कर रहा है वहां पे भी ऐसा नहीं है कि सब कुछ ठीक ही है। बिल्कुल आई मे नॉट एग्री विद यू, द सिचुएशन में भी स्लाइटली बेटर इसलिए क्योंकि उनका ऑडिट बाद में भी होता है, क्योंकि C&AG वाला ऑडिट करता है। अभी एक कारपोरेशन है कलकत्ता की, उसका ऑडिट सालों से हो रहा था, 474 करोड़ की इन्वेंट्री शॉर्ट मिली है उसके अंदर फॉर दैट मैटर, और वो सिर्फ एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने पकड़ी है एक पॉइंट पे, किसी ऑडिटर ने नहीं पकड़ी है। तो द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू ड्राइव यू होम इज कि प्लीज डोंट, एक इशू बिल्कुल ठीक है आपकी तरफ से कि भाई इंडिपेंडेंस अगर मैनेजमेंट अपॉइंट करेगी तो क्या होगा, मैनेजमेंट अपॉइंट करेगी, परंतु मैं अपना कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो निकाल सकता हूं ना कि मेरे पास कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। मैं किसी वेंडर को अगर उसमें इंट्रोड्यूस करूंगा, किसी सप्लायर को इंट्रोड्यूस करूंगा, तो मेरा डायरेक्ट कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। अगर मैं दिवाली पे
उससे कॉस्टली गिफ्ट एक्सेप्ट करूंगा, डायमंड एक्सेप्ट करूंगा या ज्वेलरी एक्सेप्ट करूंगा, तो मेरा डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है फॉर दैट मैटर. सो व्हाट वन इज ट्राइंग टू टेल यू इज इंडिपेंडेंस की डेफिनेशन को जरा देखिए. इंडिपेंडेंस क्या है? इंडिपेंडेंस सिर्फ आप अपॉइंटमेंट के साथ लिंक करके चलोगे फिर बात और है, फिर मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं. फिर तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैं टैक्स ऑडिट में इसलिए छोड़ दूंगा क्योंकि मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूँ, क्योंकि मैनेजमेंट मुझे अपॉइंट कर रही है. वो मैं कम से कम मैं नहीं वो बात कहना चाहता किसी को. आई डोंट वांट टू से नाइदर. आई थिंक वी हैव टू. मैंने हमेशा एक बात कही है, मैं ये बात हमेशा कहता रहूंगा, एक लक्ष्मण रेखा ड्रॉ करिए अपने लिए जिंदगी में ऑडिट के अंदर, कि मैं इसके बियॉन्ड नहीं जाऊंगा. कुछ भी हो जाए, किसी भी सूरत में इसके बियॉन्ड नहीं जाऊंगा. जब तक हम वो लक्ष्मण रेखा नहीं बनाएंगे तब तक हम दिक्कत में. अपॉइंटमेंट कोई भी करे, अपॉइंटमेंट तो आज की डेट में तो शेयर होल्डर्स ने अपॉइंटमेंट करनी है. कहते शेयर होल्डर ने, करती तो मैनेजमेंट ही है, इसमें कोई शक नहीं है. परंतु उसके दायरे में रह के भी हम कितना डिलीवर कर सकते हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और अगर मैं ये कहूँ कि CNAG के ऑडिट सारे के सारे ठीक चल रहे हैं, तो मेरे ख्याल में वो भी नहीं है. परंतु हाँ, CNAG के ऑडिट शायद इस संदर्भ में काफी हद तक ठीक है, क्योंकि उसका एक सप्लीमेंट्री ऑडिट होता है और मुझे ये डर रहता कि मेरे को किसी ने चेक करना. जिस दिन ये चेकिंग प्राइवेट सेक्टर के ऑडिट्स में शुरू हो गई, सेबी ने की, MCA ने की, नफरा ने की या किसी और ने की, उस दिन यहाँ के ऑडिट भी ठीक हो जाएंगे. ये मैं आपको बता सकता हूँ. फिर हम ये इंडिपेंडेंस का व्यू नहीं लेंगे कहीं पे भी, जो बात अभी कही जा रही है. The next point that I would like to say is that this particular code of ethics makes the life of the people in service quite difficult. जितनी चीजें मैंने अभी बोली आपको, conflict of interest, advocacy threat और self review threat, वो सब की सब बातें applicable अब सर्विस वालों को भी हो रही है. particularly conflict of interest का, कि ये भी नहीं कि मैं CFO और मैंने वेंडर इंट्रोड्यूस कर दिया और मैंने ही उसको पेमेंट्स करनी है. ऐसी आपको पार्टीज बड़ी मिल जाएंगी. अगर कभी आप एनालिसिस करेंगे कि एज एन ऑडिटर कि कौन कौन सी पार्टीज हैं ऐसी इस वक्त जिनको पेमेंट 3 दिन में हो जाती है और कौन सी ऐसी पार्टीज है जिनकी पेमेंट 3-3 महीने लटकते हैं. ये जितनी 3 दिन वाली पार्टीज है उनके पीछे कोई ना कोई कारण होगा और वही मुझे स्क्रूटिनाइज करना है. वो कारण मुझे स्क्रूटिनाइज करना है कि ये क्यों हो रहा. तो ये कोड बड़ा क्लियर, क्योंकि हम भी तो अपनी रिपोर्ट में लिख रहे हैं ना. लेट्स बी क्लियर अबाउट इट कि भाई मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या. मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. परंतु फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? वो तो किसी और की है, वो मैनेजमेंट की है. मैनेजमेंट में कौन है? CFO है. CFO चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हो सकता. तो ये कई जिम्मेवारियां, उनको भी ये कहा गया कि आप किसी वेंडर से, किसी सप्लायर से गिफ्ट शिफ्ट लेने बंद कर दें. अगर आप बहुत कॉस्ट, मतलब कि मिठाई का डब्बा कोई देने आता दिवाली के ऊपर, न्यू ईयर के ऊपर, दशहरे के ऊपर, तो कोई दिक्कत नहीं. परंतु अगर वो भी किसी से डायमंड या ज्वेलरी ले रहे हैं तो उनका भी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर बांधा हुआ है. इस बार पहली बार बांधा उनको इसमें न्यू कोड ऑफ एथिक्स के अंदर. द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू ड्राइव यू होम इज कि उनको भी ये कहा गया कि भाई जो काम आप एज ए मेकर करते हो उसको आप चेक नहीं करते. और एक बात और, इसमें जब मैं सेल्फ रिव्यू थ्रेट की बात कर रहा था, एक बात की जो उसमें कहा गया और उस पे भी है, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में भी है, उसको थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा क्योंकि ये थोड़ा सा पेचीदा इशू क्रिएट किया है इस बार कोड ऑफ एथिक्स ने. वो ये कहते हैं कि अगर आप किसी का ऑडिट कर रहे हैं और आप उसका टैक्स का केस भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो करिए, कोई दिक्कत नहीं है. परंतु जब आप अपील में जाते हैं ना उसी केस में, फिर आप जरा गौर फरमाइए कि आपने वो करना है या नहीं करनी. अपील आपको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए. उन्होंने कहा अगर अवॉइड कर सकते हो तो अवॉइड करिए. तो क्यों कहा, इस बात को जानने की कोशिश करिएगा जरा. वो उन्होंने शायद इसलिए कहा, एक केस लॉ है इंस्टीट्यूट का ही है, उसमें कोई व्यक्ति, कोई हमारे ऑडिटर किसी असेसिंग अथॉरिटी के सामने अपीयर हुए
असेसिंग ऑफिसर ने नोट शीट पे उनसे साइन करवाए और ये लिखवाया दैट आई एग्री टू दिस मच ऑफ एडिशन ड्यू टू अनवाउच्ड एक्सपेंसेस। जब मैं ऑडिटर हूं और मैं ही साइन करके आ जाऊं दैट दीज आर अनवाउच्ड एक्सपेंसेस, तो आप कहां पे बचते हैं ये बताइए अगर केस फाइल होता है। मैं ही ऑडिटर हूं और मैं इनकम टैक्स की ये नोट शीट साइन करके आ रहा हूं दैट आई एग्री टू एन अनवाउच्ड एक्सपेंसेस एडिशन। कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट, कॉन्ट्राडिक्टरी। तो आप बच ही नहीं सकते उस पर्टिकुलर केस में। और दूसरा उन्होंने कहा सपोज कीजिए, मतलब कि जो उसकी अभिप्राय है जो कहने का, एक असेसिंग ऑफिसर ने एडिशन इसलिए की कि उसने कहा कि ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इज वेरी लो दिस टाइम कंपेयर टू द लास्ट ईयर, और वो यहाँ उसने इन्वेंट्री को लेके कहा कि स्टॉक रिकॉर्ड नहीं है, प्रॉपर नहीं है, किसी भी चीज को जिसका ऑडिट के साथ कहीं ना कहीं संबंध है। ये बात मैं कहना चाह रहा हूँ। देखिए अगर वो ये कहे कि साहब 1/4 ऑफ द एक्सपेंसेस आर डिसअलाउड ट्रीटिंग इट टू बी पर्सनल, तो ये इट इज ए डिस्प्यूट। वो आप भी जस्टिफाई नहीं कर सकते, वो भी जस्टिफाई नहीं कर सकता, लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट इट। पर अगर वो ये कहे कि इन्वेंट्री की वैल्यू, अगर वो आपका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन गलत है और वो एडिशन कहीं पे सस्टेन हो जाए बाद में, और आप ही अपीलेट अथॉरिटी के सामने अपीयर हुए हैं, तो किसके ऊपर फंसी? दैट इवन एज एन at the appeal level you could not convince the tax authorities कि ये gross profit margin justified है। और अगर वो gross profit margin justified नहीं तो क्यों नहीं है? यहाँ तो परचेजेस में गफलत है, या सेल्स में गफलत है, या उसके मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस में गफलत है, कहीं ना कहीं तो गफलत है। तो वो ये कहता है कि ये एक रिस्क है जो आप ले रहे हो अपीलेट काम करने का। अगर आप ही ऑडिटर हो और आप ही अपील कर रहे हो तो ये रिस्क आप लेना चाहते हो, आप रिस्क ले लीजिए, आप लेना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, परंतु इसको इवेल्युएट कर लीजिए। इस रिस्क को इवेल्युएट कर लें तो मेरे ख्याल में ये एक रोशनी डाली है इस पर्टिकुलर न्यू कोड ऑफ एथिक्स ने, उसको जरा सोचिए। दूसरी चीज जो मेरे गले नहीं उतरी इस इथिक्स कोड ऑफ इथिक्स में वो ये है, ये कहता, जब मैंने सेल्फ रिव्यू थ्रेट की बात की थी कि आपने ओपिनियन दिया, सपोज कीजिए आप एक बड़ी फर्म में हैं, वो कहता है कि आप खुद ओपिनियन देके तो मत करिए क्योंकि वो सेल्फ रिव्यू थ्रेट है, परंतु आपका पार्टनर ओपिनियन दे दे जो टैक्स का काम कर रहा है। तो मेरा ये कहना है कि भाई इनकम तो फर्म में जाती है, इनकम इंडिविजुअल को नहीं जाती, और अगर फर्म में आती है तो मेरे को भी बढ़ती है। जब मुझे उस ओपिनियन की इनकम बढ़ रही है तो कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और सेल्फ रिव्यू थ्रेट तो मुझे रहेगा। सेल्फ रिव्यू थ्रेट को छोड़ भी दूं क्योंकि ओपिनियन मेरा दिया हुआ नहीं है, परंतु कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो है क्योंकि उसको इस पर्टिकुलर काम की फीस फर्म में जा रही है और वो फीस में शेयर भी कर रहा हूं फॉर दैट पर्टिकुलर मैटर। तो आप इन सब चीजों पे जरा गौर फरमा लीजिएगा। और ये मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि इस बार सर्विस वालों को उन्होंने बांध दिया। तो ये जितने सीएफओ अभी तक खुले घूम रहे थे ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या जनरल मैनेजर फाइनेंस खुले घूम रहे थे जी हम पे कोई रिस्क नहीं है, अब उनपे भी उतना ही रिस्क है, जो मैं बाद में एक प्रोविजन डिस्कस करूंगा उसमें आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि उनका रिस्क क्या है। इसके बाद एक प्रोविजन आया है इस पर्टिकुलर कोड ऑफ एथिक्स में जो अभी इस साल के लिए डेफर कर दिया गया, जो सबसे अहम चेंज है बेसिकली इस पूरे न्यू कोड ऑफ एथिक्स में, उसको हम बोलते हैं नोकलर, नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉज एंड रेगुलेशंस। नोकलर, NOCLAR। और ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है, सर्विस वाले लोगों के लिए भी और प्रोफेशन वाले लोगों के लिए भी। अगर आप सब लोगों को याद हो तो एक SA 250 है, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 250। स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 250 बड़ा क्लियरली ये कहता है कि अगर कोई नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉ एंड रेगुलेशन है जिसका कि असर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर है, अगर उसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट इतना है कि उसकी
ट्रूथ एंड फेयरनेस के ऊपर भी इम्पैक्ट आ सकता है। मतलब कि इतना है कि मैं रिपोर्ट को क्वालिफाई करना पड़े मुझे, शायद उस केस में मुझे रिपोर्ट को क्वालिफाई करना पड़ता है। और कई सर्कमस्टांस में हो सकता है मुझे एडवर्स ओपिनियन भी देना पड़े। एग्जांपल्स के तौर पे, अगर किसी कंपनी को एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं मिली हुई और उस इंडस्ट्री को एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेना जरूरी है, और नोटिस आया हुआ है कि अगर 6 महीने के अंदर आप पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट नहीं लगाओगे तो आपकी कंपनी को हम सील कर देंगे, तो एज एन ऑडिटर आपको ये देखना पड़ेगा एसेट 250 के तहत कि ये गोइंग कंसर्न बनी भी या नहीं बनी। एसेट 570 का सहारा लेना पड़ेगा उसमें, क्योंकि अगर मैं AS1 देखूं तो AS1 ये कहता है कि बेसिक प्रिजम्पशन कि भाई एक ऑर्गेनाइजेशन गोइंग कंसर्न है या नहीं है, ये बेसिक कंसेप्ट है अकाउंटिंग का फॉर दैट मैटर। नहीं तो मैं अकाउंट्स को कॉस्ट कंसेप्ट पे ले ही नहीं सकता। दूसरा एग्जांपल मैं ये दे सकता हूं कि ये सबसे कॉमन वायलेटेड है, ये जो मैं देने जा रहा हूं, ये जो अगले 2 एग्जांपल्स हैं। एक एंटिटी का आप ऑडिट करते हैं, उस पे एक्चुअली प्रोविडेंट फंड एप्लीकेबल होना चाहिए, आपको नंबर ऑफ एम्प्लॉइज भी पता है, आपको ये भी पता है ये पावर के साथ काम करता, आप उस पर कमेंट ही नहीं करते, क्योंकि अगर प्रोविडेंट फंड एप्लीकेबल हो जाए तो 20 से 24% का खर्चा बढ़ता है एम्प्लॉय कॉस्ट का। सपोज कीजिए आपका सैलरी बिल 1 करोड़ है जिसपे कि PF लगना चाहिए, तो कितने का फर्क पड़ा? 20 से 24 लाख का। अगर 20 से 24 लाख का फर्क पड़ा और आपकी प्रॉफिटेबिलिटी है 15 लाख, तो आपको तो ओपिनियन ही एडवर्स हो गया। तो वो ये कहता है कि भाई ये एसेट 250 की बात कर रहा हूँ अभी, तो कि भाई एसेट 250 भी मेरा ये कहता है कि आपको रिपोर्ट को क्वालिफाई करना। और अगर आप बोनस एक्ट के अंदर चले जाएं, आप एलोकेबल सरप्लस निकालते हैं बोनस के लिए, एलोकेबल सरप्लस के तहत आपको देना चाहिए बोनस 20%, और आप दिए जा रहे हैं 8.33%। So as an auditor you are supposed to qualify the report. Let's be clear. ऐसे जो भी लॉज हैं जिनका फाइनेंशियल इम्पैक्ट है, बेसिकली जो फाइनेंशियल लॉज, उनकी बात कर रहा हूं अभी। नोक्लर इससे 4 कदम आगे। नोक्लर ये कहता है कि कोई भी ऐसा काम अगर कंपनी में हो रहा है जो उसकी बेसिक वर्किंग में ही कल बाधा डाल सकता है या उसके अगेंस्ट है, उस केस में पहली बात आपको ये करनी है कि आप उसकी मैनेजमेंट को ये बताएं कि भाई इसको ठीक करें। एक उसने केस दिया मनी लॉन्ड्रिंग का, ये कोड ऑफ एथिक्स में लिखा, मैंने नहीं बोला, कि अगर कंपनी में आप ये निकालते हैं कि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, अगर आपको ये लगता है कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट की वायलेशन है, अगर आपको ये लगता है कि ये कंपनी रिश्वत दे रही है किसी को, तो उस केस में पहले तो आप मैनेजमेंट के पास जाएं और ये कहें कि भाई ये बंद करो, ये गड़बड़ है काम। और अगर मैनेजमेंट ना माने और मैनेजमेंट उस पर रेमेडियल एक्शन ना ले, तो उस केस में उस असाइनमेंट से रिजाइन करो और एनफोर्समेंट एजेंसीज को रिपोर्ट करो जो कंसर्न अथॉरिटीज है। ये नोक्लर की रिक्वायरमेंट है जो अगले साल से इंप्लीमेंट हो जाएंगी, ये इसलिए आपको कह रहा हूँ। तो जो भी आप ऑडिट करेंगे, अब आप ये भी नहीं कह सकते कि हमारी जॉब नहीं थी, ये तो आपको क्लियरली कहा गया। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ सिर्फ। सपोज कीजिए किसी ने एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए पैसे दिए 1 करोड़ रुपया, और आपने ये देखा और ये देखा कि यहाँ तो रिपोर्ट आई नहीं, आई तो 4 पन्ने की रिपोर्ट है जिसका 1 करोड़ के साथ कोई लेना देना नहीं है, तो पैसा कहाँ गया? अब वो पहले तो ये होता था कि ठीक है यार एग्रीमेंट है दोनों पार्टीज के बीच में, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब ये सिर्फ दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी, ये आपको बता दिया मैंने, ये बात बहुत आगे की है। एक बिल्डर ने प्लान अप्रूव करवाया 20,000 स्क्वायर फीट का MCD से, और बना दिया 30,000 स्क्वायर फीट और बेच दिया 30,000 स्क्वायर फीट। तो ये रिक्वायर करता है कि आप MCD को जाके रिपोर्ट करेंगे कि भाई 20,000 की जगह प्लान का 30,000 स्क्वायर फीट बना दिया और बेच दिया। करेंगे?
सवाल तो यहीं पे है कि कर पाएंगे क्या। और वो सिर्फ मुझे ही नहीं कहता जो मैं ऑडिट कर रहा हूँ, वो जो लोग एम्प्लॉयमेंट में उनको भी यही बात कह रहा कि अगर उनको ये लगता है कि भाई यहाँ पे रिश्वत दी जाती है तो उनको रिपोर्ट करना एनफोर्समेंट एजेंसीज के पास जाके। कितने लोगों की हिम्मत होगी मैं नहीं कह सकता। हमने तो एक इन्वेस्टिगेशन की थी, मुझे अभी तक याद है। अगर ये उस वक्त कोड ऑफ एथिक्स होता तो क्या होता, और उस वक्त के ऑडिटर्स की क्या ड्यूटी होती मुझे पता नहीं। उनकी जो ब्रांचेस थी उस कंपनी की, उन ब्रांचेस की कैश बुक के ऊपर लिखा रहता था कैश इन हैंड इतना, इन ब्रैकेट आईओयू इतना, इन ब्रैकेट यूटीटी। तो जब हमने स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए लोगों के कि भाई ये आईओयू तो समझ आ गया हमको, आईओयू का क्या मतलब है कि ये पर्चियां मिली हुई हैं कि इतना पैसा हमने आईओयू दिया हुआ एम्प्लॉइज को, पर उसके ब्रैकेट में लिखा रहता था यूटीटी। तो जब हमने पूछा कि ये यूटीटी का क्या मतलब है तो बोले जी अंडर द टेबल ट्रांजैक्शन। आपने कभी इमेजिन किया कि ये भी हो सकता है? पर ये है, और इस पर रिपोर्ट सरकार को दी गई पूरी। और उस कंपनी की जब इन्वेस्टिगेशन खत्म हुई तो उन्होंने जाके सेटलमेंट कमीशन में 110 करोड़ अनवाउच्ड एक्सपेंसेस का खर्चा सरेंडर करके 70 से 77 करोड़ के करीब की टैक्स लायबिलिटी भुगत दी। What one is trying to tell you is it was a case of bribing only। तो उनको कुछ ऑर्डर्स लेने होते थे, वो सरकारी लोगों को देते थे। हमने यहाँ तक उस इन्वेस्टिगेशन में प्रूव किया कि ऐसी पर्चियां मिली जिसपे ये लिखा हुआ था ये एमओएस को इतने दिए परसेंटेज, एमडी को इतने दिए परसेंटेज, दूसरों को इतने दिए। वो पर्चियां लगाई हमने और मैनेजमेंट से साइन करके लगवाई। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि अगर आज ये नए कोड ऑफ एथिक्स के बाद अगर वो ऑडिट हो उस तरीके के, तो सीएफओ की और ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। Now the duty is cast upon the employee as well as the auditor to report it to the concerned authority। तो इस पे कई जो सीएज हैं एम्प्लॉयमेंट में उनके रिएक्शंस अलग अलग हैं। उनका ये कहना है कि साहब हमारे यहाँ तो एमबीए भी काम करते हैं, सीए भी काम करते हैं, कंपनी सेक्रेटरी भी काम करते हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट भी काम करते हैं, उनके कोड ऑफ कंडक्ट में कहीं नहीं है, हमारे कोड ऑफ कंडक्ट में होगा तो हमारी तो नौकरी चली जाएंगी। मेरा कहना दूसरा है इसमें, अगर इंस्टीट्यूट इसको चाहे, मेरा अपना मानना है, इंस्टीट्यूट कैन मेक इट ए यूनिक सेलिंग पॉइंट बिफोर द सीएफओ इफ यू आस्क मी। यूनिक सेलिंग पॉइंट, और यूनिक सेलिंग पॉइंट ये होगा कि भाई मैं जाके जगह जगह ये मैसेज दूं सरकार में कि सिर्फ एक सीए प्रोफेशन ऐसा है जिसने ये ड्यूटी अपने मेंबर्स की लगाई है कि अगर आपको किन्हीं सर्कमस्टांसेस में ऐसी चीजें मिलती हैं तो आपको रिपोर्ट करना है, जबकि बाकी किसी प्रोफेशन में ये नहीं है। तो आपको सीएफओ चार्टर्ड अकाउंटेंट ही चाहिए, आपको एम्प्लॉयमेंट भी सीएस में जनरेट करनी चाहिए। कल क्या होगा मैं ये नहीं कह सकता, परंतु अगर इंस्टीट्यूट सीरियसली एफर्ट करे और इंस्टीट्यूट प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू ये मैसेज कन्वे करे टू दी गवर्नमेंट, तो आई थिंक some opportunities can be created for the chartered accountants। That's the way I look at it। Unless people say कि भी corruption is rampant, तो कोई हमारी सुनेगा नहीं। अगर यही सेंटेंस है तो फिर मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। परंतु मेरा नोकलर के ऊपर एक ही वो है व्यू, it is going to be the toughest of all other ethical standards। बाकी मैं कोई फॉलो कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, इसको फॉलो करना सबसे मुश्किल है इस पर्टिकुलर पार्ट को। इसीलिए एक साल के लिए इसे डेफर कर दिया गया। अभी एक साल तक इसके बारे में कोई जिक्र नहीं है, परंतु मेंटली हमें बनाना पड़ेगा क्योंकि इंटरनेशनली इम्प्लीमेंटेड, इंटरनेशनली ये इम्प्लीमेंट हो चुका है। तो हमें इस पे गौर करना पड़ेगा, अपने मेंबर्स को इसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना उस पे समझाना पड़ेगा, और मेंबर्स को प्रोटेक्ट कैसे करना है इसके अगेंस्ट वो भी बताना पड़ेगा। ये सब चीजें मेरे ख्याल इंस्टीट्यूट को अल्टीमेटली बतानी पड़, क्योंकि हर चीज आपको एज एन ऑडिटर नहीं पता लग सकती। आप हर चीज को ब्राइबिंग नहीं कह सकते, हर चीज को मनी लॉन्ड्रिंग नहीं कह सकते,
जो लॉ की फ्लाउटिंग बिल्कुल अपेरेंट है वो तो मैं पकड़ पाऊंगा। अगर रेरा की, आज रेरा है, रेरा कहता है भाई एस्ट्रो अकाउंट आपने खोलना, अगर उसकी एस्ट्रो अकाउंट वो नहीं खोलते और मेरे कहने के बावजूद नहीं खोलते तो ये कहता है कि असाइनमेंट से विड्रॉ करिए आप, और जाके एनफोर्समेंट एजेंसीज को बताइए कि उन्होंने वो किया नहीं है, एस्ट्रो अकाउंट खोला नहीं है। तो ये सब चीजें इन दी टाइम्स टू कम, अगले साल से जब इम्प्लीमेंट होंगी, what will be the implication for the profession। मैं नहीं डरा रहा हूँ, ये कोड ऑफ एथिक्स कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल क्लियर हूँ। अकल आप ये कहेंगे चोपड़ा साहब डरा गए, चोपड़ा साहब ने नहीं डराया, ये कोड ऑफ एथिक्स के अंदर लिखा हुआ है, सिर्फ आपको बता रहा हूँ। और ये कह रहा हूँ कि ये चैलेंज एक प्रोफेशन के सामने आने वाला है, इसको ध्यान में रखिए। दूसरा एक और क्लॉज था जो अभी डेफर किया गया इसके अंदर, वो ये था कि अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, प्रैक्टिस में हैं, और आप किसी भी एक क्लाइंट से अपने ग्रॉस रेवेन्यू का 15% से ज्यादा कमाते हैं, किसी एक क्लाइंट से 15% से ज्यादा कमाते हैं और 2 साल लगातार उस पर कमाते रहते हैं, तो आप उस क्लाइंट को बताइए कि आप उस पर डिपेंडेंट हैं। आप उसको जाके बताइए भी आप मेरे को 15% से ज्यादा फीस दे रहे हैं मेरी टोटल रेवेन्यू की, पर इस ग्रॉस रेवेन्यू में जो आपको बैंक ऑडिट से फीस आएगी, जो भी सरकारी महकमे से फीस आएगी, वो इंक्लूडेड नहीं है बेसिकली। लेट्स बी क्लियर अबाउट इट। परंतु फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि आप क्लाइंट के पास जाएंगे, मैंने हर फोरम पे इसको चैलेंज किया है कि आप मुझे ये कह रहे हैं कि मैं क्लाइंट को जाके बताऊं कि मैं तेरे पे डिपेंडेंट हूं। क्लाइंट मेरे से सहानुभूति रखेगा या मेरे को एक्सप्लॉइट करेगा? मैं बिल्कुल क्लियर हूँ, क्लाइंट मुझको एक्सप्लॉइट करेगा। क्लाइंट को ये पता हो कि मैं उस पर डिपेंडेंट हूँ तो क्लाइंट मेरे से सहानुभूति नहीं रखेगा। अगर मैं किसी को जाके बोलूं मैं तेरे से 25% कमा रहा हूँ या 30% कमा रहा हूँ और मेरे टोटल रेवेन्यू ये, तो वो समझ गया कि भाई ये मेरे पे डिपेंडेंट है आज की डेट में। ये ठीक है कि मुझे कोशिश ये करनी चाहिए कि जितनी मैं परसेंटेज कम किसी क्लाइंट की ला सकता हूँ उतनी लेके आऊं, पर उसमें एक एक्सेप्शन दी हुई थी। वो एक्सेप्शन ये थी कि अगर आपकी ग्रॉस रेवेन्यू 5 लाख से कम है, 5 लाख तक की है, 5 लाख तक की है, उस केस में आप ये फॉलो नहीं करेंगे। परंतु मेरा दूसरा आर्गुमेंट था, अगर आप कहते हैं ग्रॉस रेवेन्यू 5 लाख की है तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? 50% का तो खर्चा होता है ऑडिटर, किसी का भी प्रोफेशन में 50% का खर्चा डेफिनेट है। 50% का खर्चा हो तो उसको बचा कितना? 2.5 लाख रुपया। मैं वर्ल्ड वाइड जाके ये शो करना चाह रहा हूँ कि मेरी एक मेंबर की जो इनकम है वो सिर्फ 20,000 रुपया महीना या 22,000 रुपया महीना। तो मैंने कहा पहली बात तो ये 5 लाख का कोई तुक नहीं है, इसको आप बढ़ाइए। जो इस वक्त प्रेजेंट पोजीशन है उसमें 40% है, परंतु अब एक बात उन्होंने ये कर दी कि ये 15% का क्लॉज सिर्फ PIEs जो है, पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज हैं, उनके ऊपर ही लगेगा, ये दूसरों के ऊपर नहीं लगेगा। जो पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज का जहां पे भी आप ऑडिट कर रहे हैं, पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी का मतलब है लिस्टेड कंपनीज या जिनको, या जो बैंक्स हैं या इंश्योरेंस कंपनीज हैं, अगर आप उनका ऑडिट कर रहे हैं तो उनपे ये क्लॉज लगेगा, नहीं तो ये क्लॉज आपको लगेगा नहीं। और अगर उनमें से भी किसी एक क्लाइंट से आपको 5 लाख तक की फीस आएगी तब ये नहीं लगेगा, ये प्रपोज्ड है। तो ये मेरा ख्याल अप्रूव हो जाएगा काउंसिल में, और अगर ये हो जाता तो टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट स्मॉल और मीडियम प्रैक्टिशनर को कोई लंबा चौड़ा अंतर उसमें आएगा नहीं। और जो दूसरे केसेस हैं जो नॉन PIs हैं, जो जहाँ पे पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज का आप काम नहीं कर रहे हैं, ऑडिट नहीं कर रहे हैं, उनमें अभी भी 40% तक की बात रखी गई। और किसी ने अभी ये क्वेश्चन फ्लैश किया था कि इसका लॉजिक क्या है? लॉजिक है इंडिपेंडेंस। अगर आप एक ही क्लाइंट से आपकी 10 लाख की फीस हो टोटल, और उसमें से 8 लाख एक ही क्लाइंट से अगर आपके पास आ रहा है, तो आप फिर उस क्लाइंट के प्रति इंडिपेंडेंट तो नहीं हो सकते। लेट्स बी क्लियर अबाउट इट। जिस क्लाइंट से आप इतना ज्यादा कमा रहे हो कि आपकी 80% 90% की फीस एक ही क्लाइंट से कंस्टिट्यूट कर रही है, ये प्रॉब्लम ज्यादा आएगी जो लोग रिटेनरशिप शो कर रहे हैं।
एक ही क्लाइंट से रिटेनरशिप आती है और वो रिटेनरशिप अगर 80% 70% आती है तो अभी ये नहीं कहा गया कि आप ये क्लाइंट सरेंडर कर दीजिए, ये नहीं कहा गया कहीं पे भी, और ये मेरा ख्याल होगा भी नहीं आने वाले समय में कि आप उस क्लाइंट को सरेंडर कर दें। परंतु मेरे ख्याल में अगले साल ये परसेंटेज 40% से घट के कुछ और कम हो जाएगी। वो अभी काउंसिल में जब डिबेट होगा उसके ऊपर क्या उसकी परसेंटेजेस आएंगी, that is the thing to be seen in the periods to come. The next point that I will like to say is that I will like to take up is इस कोड ऑफ एथिक्स में कुछ चीजें ऐसी की गई जो मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए थी, पर हैं। एक तो ये परमिट कर दिया गया कि भाई ये जो मूवीज वगैरह बनती हैं इनमें कई बार ये ऑडिटर्स वगैरह के नाम आते हैं, अगर आप स्क्रीन के ऊपर देखेंगे। जी जी ये पहले परमिटेड नहीं था, लोग फिर भी नाम डाल देते थे अपना, ऐसा नहीं कि नाम नहीं डाल रहे थे, पर अब ये परमिट कर दिया गया। मेरा मानना ये है कि व्हाई शुड वी परमिट दिस। अगर मेरा एक क्लाइंट जो है वो मेरा नाम पब्लिश कर सकता है तो मेरे सभी क्लाइंट मेरा नाम पब्लिश करें। फिर व्हाई ओनली मूवीज वाला, व्हाई ओनली प्रोड्यूसर्स एंड प्रोड्यूसर्स ऑफ द मूवीज। फिर मेरा कोई भी क्लाइंट है वो यहाँ पे भी लिखना चाहता हूँ मेरा नाम लिखे फॉर दैट मैटर। तो मेरे अपने हिसाब से दिस इज नॉट अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। दूसरा ये कहा गया कि जो एक्स प्रेसिडेंट हैं, एक्स चेयरमैन हैं ऑफ द रीजनल काउंसिल या ब्रांचेस या वाइस प्रेसिडेंट वगैरह हैं, वाइस चेयरमैन वगैरह हैं, जो उन्होंने हाईएस्ट पोजीशन अटेन की है वो लिख सकते हैं, वो ये लिख सकते हैं अपने कार्ड्स के ऊपर कि हम ये थे, मतलब कि आज है उसकी तो मुझे कोई बात ही नहीं। मेरे हिसाब से ये कोई मूव ठीक नहीं। देखिए मैं एक्स प्रेसिडेंट हूँ, व्हाई शुड आई राइट दिस। भाई आज आई वाज द 58th प्रेसिडेंट, अतुल जी इज द 68th प्रेसिडेंट। सिर्फ 68 आदमियों को ये राइट क्यों हो लिखने का कि एक्स प्रेसिडेंट। व्हाई शुड आई ट्राई टू गेन ओवर। जब हम इलेक्शन लड़ते हैं तो हम ये कहते हैं कि वी आर हेयर फॉर सर्विस ऑफ द प्रोफेशन, और बाद में उसका मैं अनड्यू एडवांटेज क्यों उठाने की कोशिश करूं कि मैं अपने कार्ड के ऊपर लिखूं कि आई एम द एक्स डायरेक्टर ऑफ सो एंड सो, एक्स प्रेसिडेंट या एक्स चेयरमैन ऑफ दिस पर्टिकुलर कमेटी। मेरे अपने हिसाब से ये जायज नहीं है, मैं इसको सब्सक्राइब नहीं करता। तीसरा मुद्दा जिसके ऊपर मैं सब्सक्राइब नहीं करता हूं वो ये है कि ये कहा गया कि अगर आपने फर्म की कोई गोल्डन जुबली आई, सिल्वर जुबली आई, आप अखबारों में ऐड दे सकते हैं। तो भाई ऐड तो बड़ी फर्म्स ही दे पाएंगी, छोटी और हमारी मीडियम प्रैक्टिशनर वाले के पास तो ऐड देने का पैसा है नहीं। तो ये कितना उचित है या नहीं है ये आप लोगों पे मैंने छोड़ दिया, क्योंकि कई लोग कहेंगे जी ठीक है सिल्वर जुबली हो रही है, गोल्डन जुबली हो रही है फर्म की, तो हमें एडवर्टाइज कर देना चाहिए। मेरा अपना ओपिनियन इसके बारे में और है, कम से कम छोटी फर्म्स जो हैं या मीडियम प्रैक्टिशनर्स हैं वो एड्स दे नहीं पाएंगे किसी भी सूरत में। तो ये अगेन दिस इज मोर टेलर मेड फॉर दी बिगर फर्म्स। एक उन्होंने ये कहा जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस हैं या जो नेशनल लेवल कॉन्फ्रेंसेस हैं वो अगर कुछ इंस्टीट्यूट गाइडलाइंस ले डाउन करेगा और अगर वो गाइडलाइंस फॉलो होती हैं तो आप उस केस में स्पॉन्सर कर सकते हैं उन प्रोग्राम्स को। तो इसमें भी मुझे कहने की आवश्यकता नहीं, स्पॉन्सर कौन कर सकता है नेशनल लेवल कॉन्फ्रेंसेस को, बड़ी फर्म्स ही कर सकती हैं। उन्हीं के फिर वो वहां पे लगेंगे, या तो बैनर्स लगेंगे या कुछ और लगेंगे कि इस फर्म ने स्पॉन्सर किया। तो हम जब वहां पे खाना खाएंगे तो हमें ये पता लगेगा भाई हमने खाना भी इस की वजह से खाया, बेसिकली इस फर्म की वजह से खाया। तो मेरा अपना मानना ये है कि ये जो मूव्स हैं, ये 4 या 5 जो मूव्स हैं ये ठीक नहीं है। ये कम से कम स्मॉल एंड मीडियम प्रैक्टिशनर्स के हित में तो नहीं है। दैट्स माय फीलिंग। आई मे बी राइट, आई मे बी रॉन्ग, बट आई एक्सप्रेस माय फीलिंग्स वेरी क्लियरली कि मुझे ये लगता है कि इसके बिना भी काम चल सकता था। बेसिकली काउंसिल इसको दोबारा डिबेट करेगी नहीं करेगी मैं नहीं कह सकता, परंतु कुछ चीजें अच्छी हुई। कुछ ये उसमें से एक चीज अच्छी ये हुई कि भाई ये जितने नॉन कम्युनिकेशन के केसेस होते थे तो नॉन कम्युनिकेशन के केसेस में केस जब बढ़ता था तो वो ये कहता था जी कि मेरे को तो चिट्ठी नहीं पहुंची,
अरे तुझे चिट्ठी नहीं पहुंची, तुम्हारे एड्रेस के ऊपर चिट्ठी डाली थी मुझे तो पहुंची नहीं। अब उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया इसके अंदर, अगर आपने उसको लेटर भेजी है एट हिज लास्ट रजिस्टर्ड एड्रेस ऑफ द इंस्टीट्यूट और द एड्रेस व्हिच इज अवेलेबल विद द क्लाइंट, इट विल बी कंसिडर्ड टू बी अ वैलिड सर्विस ऑफ द नोटिस। जो आप भेजते हैं ना फॉर नो ऑब्जेक्शन, बेसिकली जो इनकमिंग ऑडिटर लिखता है न्यू आउटगोइंग ऑडिटर को। दूसरा उन्होंने कहा अगर आपके पास उसकी मेल आईडी है जो उसने इंस्टीट्यूट को दे रखी है या क्लाइंट को दे रखी है, उसके ऊपर आपने मेल भेज के उसको कह दिया कि भाई मैं इनकमिंग ऑडिटर हूँ, और वो अगर उसका जवाब नहीं देता, इट विल बी कंसिडर्ड टू बी अ वैलिड सर्विस ऑफ द नोटिस। वो उसकी दैट इज हिज फ्यूनरल। अगर आपने उसको चिट्ठी भेजी और उसके ऊपर ये आ गया लिख के कि द एड्रेस इज नॉट अवेलेबल और द ऑफिस इज फाउंड लॉग्ड, it will be considered to be a valid service of the notice from that angle. तो मेरे ख्याल में ये एक अच्छा मूव है, because it will reduce the number of cases which are filed before us, before the disciplinary committee for various reasons. जाते जाते, क्योंकि मैं I can go on, but I think that the time has to be also adhered to. I will only like to say basically, yes, mail is in addition to, mail addition क्या, आप मेल अगर कर देंगे तो मेल इज ए वैलिड सर्विस। आज के आईटी युग में अगर आपने मेल कर दिया, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी फ्लैश हुआ था, और उसके ईमेल आईडी के ऊपर अगर आपने किया है तो इट विल बी कंसिडर्ड टू बी अ वैलिड सर्विस। लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट इट। आपको ये जरूर प्रूव करना पड़ेगा कि मेल उसको सर्व हो गई बेसिकली, उसके वैलिड, अगर उसकी मेल की डिलीवरी दिखा सकते हैं, मेल की सर्विस दिखा सकते हैं, then it will be considered to be a valid evidence for that matter. So don't be worried कि आपने उसके बाद फिर उसको रजिस्टर्ड आईडी भेजनी है। Don't be I don't subscribe to that kind of a view in any case. The other point that one will like to say is before I leave, और मैं 10 मिनट क्वेश्चंस के लिए दूंगा इसके बाद, प्लीज बी वेरी क्लियर माय डियर फ्रेंड्स कि ये जो आज की डेट में किसी भी क्लाइंट के ऊपर अगर आप फेथ रख के चलते हैं ना कि क्लाइंट विल सेव मी व्हेनेवर आई एम इन डिस्ट्रेस, ये होता नहीं है, ये होता ही नहीं है। क्लाइंट तो आज की डेट में मैक्सिमम कंप्लेंट्स कहां से आ रही हैं आपको पता है? इस वक्त मैक्सिमम कंप्लेंट्स हमारे पास आ रही हैं यहाँ तो जब दो पार्टनर्स का झगड़ा होता, जो बिजनेस के पार्टनर्स, प्रोफेशनल पार्टनर की बात नहीं कर रहा हूँ, जब दो बिजनेस के पार्टनर झगड़ते हैं और आप ऑडिटर हैं उस बिजनेस के, पार्टनर्स को सब पता होता है क्या कुछ हुआ, वो आपको डेफिनेटली जब वो रेज करता है आपके ऊपर फिंगर तो आप उसमें से बच नहीं पाते। जब दो डायरेक्टर्स का झगड़ा होता है और आप किसी एक डायरेक्टर के साथ लग जाते हैं, तब आप फंसते हैं उस पर्टिकुलर केस में। या आप किसी एक पार्टी के कहने पे कोई काम करते हैं और वो काम किसी भी तरीके का हो सकता है। मैं आपको एक सिर्फ मतलब कि इसमें कोई वो बात नहीं है, मैं आपको एक केस सुनाना चाह रहा हूँ। अभी 6 महीने पहले हमने डिसाइड किया, किसी लेडी ने एक मेंबर के ऊपर केस फाइल किया कि मैंने एक सोसाइटी को, एजुकेशनल सोसाइटी थी, उसको 23 लाख रुपया दे रखा था और वो 23 लाख रुपया लोन का था, इन्होंने उसको कॉर्पस फंड में कन्वर्ट कर दिया और मेरे से उसके कंसेंट नहीं ली इन दैट पर्टिकुलर केस। तो जब हमारे सामने, जब वो मेंबर हमारे सामने अपीयर हुए तो हमने उनसे पूछा, तो बोले जी लोन में और कॉर्पस फंड में क्या फर्क पड़ा इसको? तो हमने कहा भाई डिबेंचर और इक्विटी में क्या फर्क? तो बोले जी डिबेंचर तो वापस करना पड़ता और इक्विटी वापस नहीं करनी पड़ती। हमने कहा वही फर्क उसमें है, लोन में और कॉर्पस फंड में। तो हमने कहा टोटल 1 करोड़ 10 लाख के लोन कन्वर्ट हुए 5 पार्टीज के, उसमें से बाकी 4 की चिट्ठियां तो आप हमें दिखा रहे हो, इस लेडी की सिर्फ चिट्ठी नहीं दिखा रहे आप हमें। तो बोले जी चेयरमैन साहब को बुलाते हैं, चेयरमैन साहब बताएंगे। तो चेयरमैन साहब आ गए।
तो वो क्योंकि उसका विटनेस था, उसने उससे पूछना शुरू किया कि जी बताइए, आपने मेरे से ये लोन कन्वर्ट करने के लिए बोला था। कहने लगे हमने किए थे इसके कन्वर्ट लोन्स, टोटल कन्वर्ट हमने 1,10,00,000 के किए थे। उन्होंने कहा जी आपने बाकी 4 की हमें कंसेंट दे दी थी, इनकी नहीं दी थी। बिल्कुल नहीं दी थी। कहना क्यों नहीं दी थी? कहने लगा क्योंकि ये पैसा इसका नहीं था, पैसा मेरा था। तो हमने पूछा, हमने कहा पैसा आपका था तो पैसा आपने क्यों दिया इनको, और इनके नाम में क्यों जमा किया? बेसिकली आपने जमा तो इनके नाम में कर रखा ना किताबों के अंदर। तो बोले जी मेरा इनसे अफेयर चल रहा था। ये मजेदारी की बात है। तो हमने पूछा, हमने कहा ये अफेयर कब तक चला? बोलने लगा जी जब तक मेरी बीवी को नहीं पता चला। तो हमने कहा जी आपका तो अफेयर हुआ, चला, टूट गया, बेसिकली इस मेंबर का क्या करें? कहने लगा जी वो तो जो आपके नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से आप देखेंगे, परंतु मैं ये बता सकता हूँ कि ये पैसा इस लेडी का नहीं था, पैसा मेरा था। हमारी दिक्कत क्या है? जब हम डिसिप्लिनरी कमेटी में बैठे, हमारे हिसाब से किताबों में पैसा उस लेडी का है। आपको कंफर्मेशन किससे चाहिए? उस लेडी से चाहिए। उस लेडी की कंफर्मेशन है नहीं और वो फाइल कर रही है केस। वी हैड टू होल्ड द मेंबर गिल्टी। So what I am trying to tell you is कि don't rely upon the client basically। और जो सबसे ज्यादा केसेस हमारे पास इस वक्त आ रहे हैं वो हैं प्रोजेक्शंस के, कि प्रोजेक्शंस बना के दे दिए। प्रोजेक्शन मैं बनाता हूँ, मैं कहता हूँ बोरोइंग तो मेरी बढ़ जाएगी परंतु इंटरेस्ट मेरा कम हो जाएगा एब्सोल्यूट टर्म में। मुझे आज तक समझ नहीं आया कि ये कैसे हो जाएगा। और फिर वो ये कहते हैं प्रोजेक्शन तो प्रोजेक्शन ही होती है सर। अरे प्रोजेक्शन नहीं होती, प्रोजेक्शन का भी कोई बेसिस तो होता। पहली बात तो मैं प्रोजेक्शन को साइन नहीं करूं, और करूं तो फिर उसको मैं जो पूरी मेरी रिपोर्ट का फॉर्मेट है उस रिपोर्ट के फॉर्मेट में साइन करूं, बट आई कीप ऑन डूइंग इट। दैट्स द मोस्ट अनफॉर्चुनेट पार्ट। तो मेरा अपना मानना ये है कि और दूसरी लास्टली मैं ये कहूंगा कि अगर मैं कोई भी ऑडिट कर रहा हूं, हमारे पास पीछे 2 या 3 केसेस आए लगातार अहमदाबाद से, और उसमें एनफोर्समेंट वालों ने फाइल किया केस। ये जो होते हैं ना राउंड ट्रिपिंग के, जिसमें टर्नओवर बढ़ाई गई, बेसिकली ये वो केसेस थे। और वो टर्नओवर बढ़ गई, उसने टैक्स ऑडिट किया क्योंकि 3CB लगा, पार्टनरशिप फर्म है। जब 3CB लगा तो ट्रू एंड फेयर व्यू का भी ओपिनियन किसने दिया? टैक्स ऑडिटर ने दिया। जब टैक्स ऑडिटर ने ही उसका ट्रू एंड फेयर व्यू का ओपिनियन दिया तो फिर उसको वो सब चीजें चेक करनी है, कंप्लायंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी चेक करनी है, टर्नओवर भी चेक करनी है, परचेजेस भी चेक करनी है, जो कि एक नॉर्मल ऑडिटर को करनी है। एनफोर्समेंट वालों ने हमारे पास केस फाइल किया कि भी इन्होंने जो प्रीमिसेस पे, जो ये कहते हैं जहां पे प्रीमिसेस पे पार्टीज थी, वो प्रीमिसेस बंद है ही नहीं। वो प्रीमिसेस पे कभी वो पार्टी थी ही नहीं। वो जब दोनों लोग हमारे सामने अपीयर हुए, एक का तो मुझे अभी तक अच्छी तरह से याद है, जो वो अपीयर हुए और हमने उनसे पूछा कि आपने ऑडिट कहाँ बैठ के किया? तो बोले जी ऑडिट तो मैंने अपने ऑफिस में बैठ के किया। हमने कहा आपने प्रमोटर्स को मिले थे? आप ये पार्टनर्स को, ये जो फर्म के पार्टनर थे, उनसे कभी नहीं मिला। हमने कहा आपने इन्वेंट्री वेरीफाई की? बोले जी इन्वेंट्री वेरीफाई क्यों करता, ये तो एज सर्टिफाइड बाय मैनेजमेंट, मैंने तो लिखा हुआ एज वेरीफाइड एंड सर्टिफाइड बाय द मैनेजमेंट। बहुत अच्छा। आपने कैश वेरीफाई किया? कहने लगे जी जरूरत ही नहीं, एज सर्टिफाइड बाय द मैनेजमेंट। तो हमने कहा फिर तो बैलेंस शीट भी आप कह देते एज सर्टिफाइड बाय द मैनेजमेंट, आपको करने की जरूरत नहीं थी। द मेंबर हैज बीन हेल्ड गिल्टी एंड ही हैड द ऑडेसिटी टू टेल अस, बिलीव मी। कहने लगे जी आप अहमदाबाद आ जाइए, सब यही कर रहे हैं, ये स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है उसका। कहता आप आ जाइए, सब यही कर रहे हैं। तो हमने कहा भाई बाकियों का तो हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि हमारे पास कंप्लेंट नहीं, आपकी। हमने उससे ये पूछा कि आपने जब टर्नओवर चेक की तो आपने उसकी वैट रिटर्न्स देखी या नहीं देखी? बोला जी वैट रिटर्न्स देखने की तो जरूरत नहीं थी। तो मैं जो कहना चाह रहा हूं कि भाई कई चीजों की तो मेरी एविडेंस है ना। आज की डेट में मेरी परचेज हुई या नहीं हुई, वो तो मुझे जीएसटी के अपलोडिंग से ही पता लग जाएगा ना। ऐसा थोड़ी ना कि मुझे नहीं पता लगेगा। टर्नओवर हुई या नहीं हुई, अब तो जीएसटी के रिकॉर्ड्स अपने आप में बहुत कुछ बताएंगे। अब तो आपका जो इवन
इनकम टैक्स के अंदर फॉर्म्स हैं, टैक्स डिडक्शन के फॉर्म, वो बहुत कुछ बताने वाले हैं फॉर दैट मैटर। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही है, प्लीज फॉलो द लॉ, फॉलो द इथिकल स्टैंडर्ड्स एज मच एज पॉसिबल। मैंने आपको मोटी मोटी चेंजेस बता दी, बाकी सारा एथिकल कंडक्ट बताने की बात नहीं। जो मेजर चेंजेस हुई है वो मैंने आपको सारी की सारी बता दी है। इस बार उन्होंने ये अलाउ कर दिया कि अगर आपने कहीं पे कोई आर्टिकल लिखा तो आप लिखिए कि यू आर ए स्टूडेंट, फर्म का नाम आप नहीं लिखेंगे, बट यू कैन डेफिनेटली राइट दी। पर ये जो जस्ट डायल वगैरह हैं, इनमें आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। लेट्स बी क्लियर अबाउट इट सो फार एज दोस थिंग्स आर कंसर्न। Thank you very much, Rajesh ji, for a very and I'm very happy more than 200 members are present today on a topic code of ethics. 242 अभी भी है सर। 42 कोड ऑफ एथिक्स के ऊपर इतने लोग शायद कम मिलते हैं। हाँ। चलिए, थैंक यू वेरी मच। अब क्वेश्चन आपने कोई अगले 10 मिनट जो क्वेश्चन पूछने वो पूछ लीजिए। मैं सर पढ़ दूं क्वेश्चन या क्वेश्चन आंसर चैट में आप पढ़ेंगे सर? मैं पढ़ दूं? आप पढ़ दीजिए, मैं कोशिश करता हूँ पढ़ने की। हाँ सर। कुछ तो गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग ये, उसको तो मैं पढ़ूंगा नहीं। नहीं ये सर क्वेश्चन एंड आंसर में लीजिए, चैट में मत लीजिएगा सर। ओपन द क्वेश्चन एंड आंसर। हाँ सर पढ़ दीजिए सर। क्वेश्चन आंसर 1 मिनट। Sir, where two practicing CAs are directors in two different companies, can they do audit of each other's company? I will say it's a direct conflict of interest and they should avoid it. देखिए वो उसमें वही है, एथिकल और लीगल क्या है, बेसिकली इतना ही कहना चाहूंगा। और इसमें बिल्कुल क्लियर कट conflict of interest होगा, तो मैं ये कहूंगा कि बेटर ये होगा कि आप अवॉइड करें। If a member practicing becomes a financial consultant in his son's business, is it against the ethics? Definitely it is against the ethics. It may be legal, but it is against the ethics. क्योंकि अगर आप अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेट मी बी वेरी क्लियर अबाउट इट। मैं ऑडिट की बात कर रहा हूँ, जितनी ये बात हो रही है वो ऑडिट की हो रही है। यू शुड नॉट एक्सेप्ट द ऑडिटर्स असाइनमेंट। कंसल्टेंसी तो आप किसी को भी देते रहिए कंसल्टेंसी में, क्योंकि इट इज नॉट एन एश्योरेंस फंक्शन। जब हम इसकी बात कर रहे हैं कि आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है या नहीं है, वो एश्योरेंस फंक्शन के केस में है, अदरवाइज देयर इज एब्सोल्युटली नो इशू। Sir, we have written many times to PDC about low fees quoting issue with documentary proof, but still no getting any response about it. मैं आपको ये बता सकता हूँ कि 2010-2011 में हमने रिजॉल्व किया था कि जहां पे भी टेंडरिंग होगी वहां पे हम ये फिगर्स कलेक्ट करेंगे कि भाई कहाँ पे abnormally low हो, and then we'll ask for the cost sheet from the members, but then it went into a cold storage. और मेरा ख्याल इस साल में अतुल जी ने कुछ उसके ऊपर काम किया है, and let's hope for the best so far as this particular part is concerned. Why ICA has not come to the picture for banks in fixing CCA audit fee of branches at such a low rates? CCA audit fee of the public sector banks. पब्लिक सेक्टर बैंक्स की अगर फीस लो है तो फिर हाई किसी की हो ही नहीं सकती। अगर पब्लिक सेक्टर बैंक्स की फीस लो है ना ऑडिट की, तो फिर किसी की हाई नहीं हो सकती। लेट मी बी वेरी क्लियर अबाउट इट। आप प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का ऑडिट करने जाएं और फिर उसमें देखें कि किस तरीके की फीस फिक्स्ड है। बेसिकली एन ऑडिटर इज सपोज्ड टू नो ऑल द लॉज ऑफ द कंट्री, हाउ फार वन कैन गो। देखिए जब मैं एस से 240 की बात करता हूँ, 250 की बात करता हूँ, तो फाइनेंशियल लॉस की बात करता हूँ। पर जब मैं इसमें बात कर रहा हूं कि जो कंपनी का बिजनेस है, अगर कंपनी का बिजनेस आपका रियल एस्टेट का है तो आपको रेरा का ज्ञान होना ही चाहिए ना। और आपको प्लान्स तो आपको देखने ही पड़ेंगे भी कितने प्लान्स, कितने का प्लान आपको सैंक्शन था, टोटल स्क्वायर फीट का, और कितना आपने बनाया, कितना आपने बेचा। ये रिकंसिलिएशन तो आप करते ही हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि जो पढ़ेंगे किसी भी सूरत में वो आप अवॉइड नहीं करते हैं किसी कभी भी। What about the cases where bribes is given to the income tax authorities? If you are aware of it, report it if you can prove it.
सो ब्राइब किसी को भी दी जाए, इनकम टैक्स अथॉरिटी को हो या जीएसटी अथॉरिटीज को हो, पर आपको प्रूव करना पड़ेगा कि ये पैसा कंपनी से गया। बेसिकली व्हाट आई वाज ट्राइंग टू गिव यू द एग्जांपल वाज कि आपने, मैंने तो बड़ा क्लियर कट आपको एग्जांपल दिया कि जहां पे लिखा हुआ था यूटीटी और ये उन्होंने कहा कि इट इज अंडर द टेबल ट्रांजैक्शन। कहीं पे आपने 1 करोड़ रुपया आपने दिया फॉर प्रोजेक्ट रिपोर्ट और वो यूज हो गया ब्राइबिंग में, अल्टीमेटली जब कैश वापस आया। और अगर आप ये प्रूव कर सकते हैं देन इट इज पर्टिकुलरली जस्टिफाइड इन दैट पर्टिकुलर केस। पर अगर आप वो प्रूव नहीं कर पाते देन देयर इज नो पॉइंट इन रिपोर्टिंग। लेट्स बी क्लियर अबाउट इट। वही लिखना है, वही करना है जो कि आप प्रूव कर सकते हैं। डू वी नीड टू लर्न ऑल द लॉज? इसका आंसर मैंने आपको दे दिया। डियर सर, कैन ए सीए फॉर्म an HUF consultancy firm? I will say no, because individual and HUF for the purpose of consult, as a CA you cannot do it. आप करना चाहते हैं कंसल्टेंसी करिए ना, पर आप कल उसमें अगर कुछ गड़बड़ होती है then you will be held liable. HUF CA cannot practice. Let's be clear about it. Only individual CA can practice. And this from 3-4 partners or outside partners. मैंने आपको पहले बोला आज दुबई में लोग पार्टनरशिप नहीं बना पा रहे हैं। क्यों नहीं बना पा रहे हैं? कि वहां पे एक लोकल आपको लेना पड़ता है, एंड लोकल नीड नॉट बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो क्योंकि उन्होंने अपने सिक्योरिटीज के लॉ बना रखे हैं। क्योंकि आप नॉन सीएस के साथ पार्टनरशिप नहीं कर सकते, इसलिए एज ए सीए आप वैसे कंसल्टिंग फर्म बनाइए, किसी के साथ भी प्रैक्टिस कीजिए, कोई आपको नहीं रोकता, परंतु आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म बना के उसमें कंसल्टेंसी करें नॉन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के साथ, वो संभव नहीं है। अदरवाइज यू फ्लोट ए कंसल्टेंसी फर्म इंडिपेंडेंटली, you do whatever you want to do, but then you cannot be given a full-time certificate of practice at the same time. Hi, I have joined the webinar bit later, my attendance will be marked. ये तो उन्होंने लिखा। एक क्वेश्चन और था यहाँ पे, section 144 of the Companies Act in respect of management services, please touch। इंस्टीट्यूट का और एमसीए में गुफ्तगू चल रही है, वो डिफाइन करेंगे व्हाट इज अ मैनेजमेंट सर्विस, आपको पता लग जाएगा। परंतु अभी तक तो मैनेजमेंट सर्विस का मतलब वो है कि जो काम मैनेजमेंट खुद कर सकती है, अगर वो सीए से करवाएगी देन इट विल बी कवर्ड बाय मैनेजमेंट सर्विसेज। परंतु इंस्टीट्यूट ने ये कहा है कि ये सर्विसेज को आप इसमें इंक्लूड मत कीजिए। पर मेरा अपना मानना ये है कि आने वाले समय में ये होगा कि एमसीए दूसरे तरीके से कह देगी कि सिर्फ ये सर्विसेज आप कर सकते हैं जो नॉन ऑडिट है, बाकी सर्विसेज आप नहीं कर सकते। यहाँ आपको नेगेटिव लिस्ट पूरी की पूरी दे देगी, पर नेगेटिव लिस्ट से ज्यादा अच्छा ये होगा कि एक पॉजिटिव लिस्ट दे दी जाए कि ये सर्विसेज सिर्फ आप कर सकते हैं इन दैट पर्टिकुलर केस। कैन ऑडिट एंड टैक्स ऑडिट बी डन बाय द सेम कंपनी? यस, इंटरनल ऑडिट नहीं कर सकता टैक्स ऑडिटर, बट otherwise the statutory audit and tax auditor can be done by the same. Can an internal auditor of a private limited company can also be consultants in the other capacity? I don't think anybody can stop you to do that. Banks are demanding signing of quarterly report from concurrent auditors. Quarterly report, which one? If you are talking of the report required by SEBI, then I cannot do it because that is a statutory function. पर अगर मुझे once मेरी ये बांधी है भी as a concurrent auditor you will be giving me only the quarterly report, then there is absolutely no objection to that. Some of our members are charging fees below the laborer rates. ये तो आप वो मेंबर ही बता पाएंगे बॉस, मैं इसमें कुछ नहीं बता सकता। Quarterly review reports and many certificates from concurrent auditors. Review reports I cannot sign. Let me be very clear about it. ये जो review reports जाती हैं for the purpose of the financial results, वो मुझे साइन नहीं करनी चाहिए। So far as concurrent auditor certificates are concerned, you can sign the certificate. That's not an issue. Is it necessary to take the permission of ICAI to take the? If you are acting as a director simpliciter, सिर्फ आप sitting fees लेते हैं और कुछ नहीं लेते हैं, या जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की कमीशन मिल सकती है वो लेते हैं, तो आप ले सकते हैं। उससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। You cannot be involved into the day-to-day working of the company. And there are only 2 directors in the company, then you cannot be one of them. Let's be clear about it, because then you cannot be a director simpliciter.
क्योंकि जब 2 डायरेक्टर होंगे तो उनको साइन भी करनी पड़ेंगी बैलेंस शीट, क्योंकि मिनिमम 2 डायरेक्टर्स आर सपोज्ड टू साइन द बैलेंस शीट्स आल्सो इन दोस केसेस. CCA fees means concurrent audit fee, not the statutory. Okay. अगर आपने कंकरेंट ऑडिट फी की बात की है, देखिए कुछ साल पहले कुछ बैंक्स ने 25-25 हजार रुपया पर मंथ की थी. मैं ये नहीं कह रहा हूँ ज्यादा थी, और उस वक्त उन बैंक्स की फीस 16,000-17,000 होती थी, जो मिनिमम 25,000 हो गई थी. बैंक ये कहता है कि हम सर्विस नहीं दे रहे, हम क्वालिटी नहीं दे रहे, हम ये कह रहे हैं कि वो फीस नहीं दे रहे. इट्स ए कैच 22 सिचुएशन बेसिकली. हमने भी ये किया कि हमने आर्टिकल्स को भेजते रहे. खुद अपनी विजिट्स हमारी कितनी है, मेरे ख्याल में हम सब गिनती कर सकते हैं फॉर दैट मैटर. और अगर मैं किसी बैंक से आज 25,000 रुपया ले रहा हूँ और उसमें अगर 2 बार 3 बार भी नहीं जाता हूँ फुल डे, तो मेरे ख्याल में मुझे अपने आप को सोचना पड़ेगा कि व्हाट काइंड ऑफ, कम से कम हफ्ते में अगर मैं एक पूरा दिन लगाऊं 25,000 रुपया लेके, आई थिंक दैट विल बी जस्टिफाइड. और मेरा आर्टिकल ही सिर्फ बेटर है और मैं सिर्फ आखिर में फिगर्स लेने जाऊंगा उसमें, then it may not be justified. किसी ने लिखा, anonymous attendee, sir, after listening to you, it looks like we have to resign from every entity. No, I don't think so. Auditing profession has to survive ultimately. मैंने ये कहा कि institute will have to provide the guidance with regard to NOCLER. मैंने NOCLER के लिए ज्यादा जोर मारा, और NOCLER के लिए institute को definitely करनी पड़ेगी. We can do partnership with lawyers or CS. No. Right now, no. लॉयर्स क्योंकि बार काउंसिल उनकी परमिट नहीं करती, हम परमिट करते हैं लॉयर्स के साथ, पर उनकी जो बार काउंसिल है, दे आर नॉट परमिटिंग. सीएस के अभी रूल्स नहीं बने हैं. मल्टी डिसिप्लिनरी पार्टनरशिप्स में बिकम द ऑर्डर ऑफ द डे इन द इयर्स टू कम. सीएस और सीडब्ल्यूएस के साथ शायद पार्टनरशिप्स हमने परमिट करने की सोच रखी है कि ये परमिट करना है. ये सबसे मुश्किल सवाल है शुभम सिंगल जी का. इंट्राडे ट्रेडिंग except options and futures is permitted for a member. You are running a great risk, friend. That's all I can tell you. Sir, please explain some more about online marketing. Na kare to behtar. Can statutory auditor do GST audit? Yes, he can do the GST audit. Audit ke saath koi bhi function. After all, statutory audit can do the tax audit also. So I will like to finish off here. 2 or 3 questions may be remaining. Rajesh ji, thank you very much. Thank you, sir. Thank you very much, sir, for your nice deliberation. And without taking too much time, I request Rajiv Kohli ji, please present a vote of thanks, sir. Kohli sir, over to you. Sir, thank you, sir. आप डराते नहीं हैं. You have area, no gray area. You call spade a spade. There is no missing a word. And the basic thing is, half truths are worse than 2 lies. There should be no camouflaging. ये हमारे को समझना चाहिए. We should maintain an arm's length distance between the client and the CA. And our independence cannot be compromised. The conflict of interest has to be addressed very well, because if there is a conflict of interest, तो काम हमें करना नहीं चाहिए. Basically, self-review. You can't be a judge of your own cause. So that is the basic premise and the thing. And maker checker have to be different. So जो advocacy threat or intimidation threat है, that has to be sorted for. And the peer review and documentation is a core area. And जब services वाला का will be more difficult. And laws, we have to know the law as the domain of our auditing. We have to know what we have to know the laws is applicable to their case. उसके बगैर हम काम नहीं. Thank you very much for enlightening and giving us such a wonderful presentation, sir. Thank you very much. Thank you very much. Bye. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Kohli sir, and thank you, Rajesh ji. Thank you, Gamija sir. Thank you. Bye. Thank you, sir. Jagjeet ji, thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir.